बहुत देर कर दी हजूर आते आते। रिपोर्टर्स ऑफ एयर के दूसरे हफ्ते में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले हफ्ते आपसे मिले थे और आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले, कुछ कमियां आपने गिनाई, कुछ अच्छाइयां बताई। तो अब हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने और बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि आपने जो हौसला बढ़ाया है उससे हमारा जोश और बढ़ा है और फिर से सारे ग्राउंड रिपोर्टर्स आपसे ऑन एयर की जगह ऑफ एयर की सारी कहानियां कहने के लिए तैयार हैं। तो आइए इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी ऐश्वर्या है जो कि सारी नीति सियासत पर अपनी पैनी नज़र रखती हैं, अपनी हाई हील्स के साथ दौड़ती हैं और हमारे जो खबरी रिपोर्टर है जितेंद्र बहादुर साहब, ये हमारी पूरी रिपोर्टिंग टीम के संजय हैं। ये जहाँ नहीं भी रहते हैं वहाँ से भी ये खबर आपको बता सकते हैं। तो आज बहुत दिलचस्प चर्चा होने वाली है और हमारे दाएं हाथ, हमारा दायां हाथ नहीं है हमारे साथ है पीयूष जो कि बहुत बेहतरीन डांसर है, लेकिन इनका ये तारुफ सिर्फ अकेला तारुफ नहीं है। पीयूष यमुना की बाढ़ से लेके सियासी घमासान जितनी लड़ाइयाँ होती हैं संसद में उसकी इनसाइड स्टोरी आपको आज बताएंगे। और अमित भारद्वाज जो लगातार सिर हिला रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने मौके का क्योंकि अमित आपको ऑन एयर बहुत नज़र आते हैं, अब ऑफ एयर वो आपको सारी कहानी बताएंगे क्योंकि हमारे ये ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टर है। तो ये सारे जो रिपोर्टर्स हैं ये हम लोग मौजूद थे, पूरा जो हफ्ते वक्फ का घमासान चला उसमें हम लोग मौजूद थे पार्लियामेंट में ही, रात भर सोए नहीं। कितनी चिड़िया चहकती हैं पार्लियामेंट में सुबह हम आपको बता सकते हैं, कितने गार्ड सो रहे होते हैं ये भी हम आपको बता सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सांसद हैं, क्योंकि कई सारे सांसद अब कह रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, अब वो इसका गाना गाएंगे अगले 1 साल तक। लेकिन हम आपको बता दें कि उनके साथ हम भी डटे हुए थे, जुटे हुए थे बिना खाना खाए, और मच्छरों का जो आतंक था, माय गॉड। एक्चुअली हमारे एक सहयोगी को मच्छर उड़ा के ले गए इसलिए वो मौजूद नहीं। हिमांशु जी इस बार मौजूद नहीं है क्योंकि वो विजय चौक पे इतना लाइव दिया उनने कि सारे मच्छर जो उनको उड़ा के ले गए, तो वो भी जो है लगातार बने हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा किस्सा। आज चर्चा हमारी वक्फ पर होगी। वक्फ पर आपने सुन लिया खबर क्या थी, लेकिन यहाँ पे आप वो सुनेंगे जो आपने नहीं सुना पूरे हफ्ते। तो ऐश्वर्या सबसे पहले बताइए कि ये पूरी वक्फ की कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये जानना ज़रूरी है, पीछे की कहानी। इतना तो हम सब एग्री करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1950s में भी जो बोलती थी, 60s में बोलती थी, वही आज बोल रही है। तो 240 से उनका जो एक डिटर्मिनेशन है वो कम नहीं हुआ है। ऑपोजिशन भले ही ये मानती है कि शायद कम हो गया है, तो ये क्लियर थे कि वक्फ के अंदर अमेंडमेंट करके बिल लाना है। अब 240 आ गए, उस समय थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं होगा। और भी मुद्दे हैं, बड़े एजेंडे हैं, जैसे कि यूसीसी, और बड़ा है वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में जो पीछे की प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन की बात बता दूं, उसमें आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। उसकी जेपीसी बन चुकी है, मैं बता दूं ये जेपीसी कम से कम अगले 1 साल तक चलेगी, जो मेरा असेसमेंट है। और साइमल्टेनियसली इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, तो वो थोड़ा पीछे हो गया। यूसीसी के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आपको और लोग अपने खेमे में चाहिए, क्योंकि रीजनल पार्टीज इसका भयंकर तरीके से विरोध कर रही हैं। उनका ये मानना है कि हमारे लिए हानिकारक होगा। अब बचा वफ़ के अंदर आपकी पोजीशनिंग हुई, जो आप बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि हम चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस भी आपने किए। और नंबर्स की बात करें तो अपोजिशन में भी आपने देखा होगा कि उतना हमें लग रहा था कि मतलब ये सड़क पे उतर आएंगे, मकर द्वार के बाहर, मतलब हर घंटे प्रोटेस्ट होगा। थोड़ा बहुत हुआ, उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो बीजेपी ये क्लियर थी कि इसको पास कराना उतना मुश्किल नहीं होगा। मैथ्स बीजेपी, होम मिनिस्टर अमित शाह अपने दिमाग में कर चुके हैं। और वक्फ पे प्रोटेस्ट की बात जहाँ तक है, तो कांग्रेस ने मीटिंग की, इंडिया अलायंस की बैठक हुई एक दिन पहले, अभी वहाँ मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना स्ट्रांग और स्टैंड लेने के बावजूद भी, अगले दिन सिर्फ एक पार्टी थी जिसने बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज किया, डीएमके के ही सांसदों ने सिर्फ ब्लैक क्लोथ्स पहन के, काले कपड़े पहनते हुए वो मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। बाकी लोग अपना, उनका ये था कि हम लोग अंदर रहेंगे, इस तरह से प्रोटेस्ट उन लोगों ने नहीं किया। तो मतलब कि ये पूरी जोड़ गणित हुई वक्फ को चुनने की, लेकिन दरअसल उसके बाद तो ये शुरू हुआ ना कि हंगामा हुआ संसद में जितेंद्र भाई, तो उसके बाद ये हुआ कि जेपीसी बनेगी। तो जेपीसी के पीछे की कहानी क्या है?
देखिए जेपीसी को लेकर के जो मौसमी सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी ये है कि मैं एक सीनियर मंत्री सरकार में हैं, उनके साथ मुझे जाने का मौका मिला। वो जगह नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो कहाँ गए थे और फिर लोग उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर ये पता चला कि जेपीसी का चेयरमैन किसको बनाया जाए। तो वहाँ बड़ी चर्चा चल रही थी, जर्नलिस्ट भी बहुत सारे बैठे हुए थे, कुछ अधिकारी भी बैठे हुए थे। तो उन अधिकारियों के बीच में जब लोगों ने नाम लिया कि भाई इनका बनाओ, इनका बनाओ, ये बनाओ, तो उसमें से 3-4 नाम बहुत सामने जब आए तो ये शायद लोगों को पता नहीं होगी इसके पीछे की कहानी कि आखिर जगदम्बिका पाल को चेयरमैन क्यों बनाया गया। चर्चा जब वहाँ चल रही थी तो सीनियर मंत्री सरकार के नंबर 1, 2, 3 में आप गिन सकते हैं। तो उन सीनियर मंत्री की तरफ से कहा गया कि भाई हमारे ऐसे 3 लोग हैं। जगदम्बिका पाल सबसे नंबर 1 पोजीशन में उनका रखा गया, दूसरी पोजीशन में निशिकांत दुबे और तीसरे उसमें ब्रिजलाल जी का नाम लिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। तो बताया गया कि ये ऐसे लोग हैं, जब भी संसद में कुछ भी होता है, चाहे लोकसभा में जगदम्बिका पाल हैं, राज्यसभा में ब्रिजलाल जी हैं बीजेपी के, तो ये तमाम लोग जो हैं हर एक मुद्दे पर बेहतर तरीके से बोलते हैं। लेकिन वो नाम सामने आना और जेपीसी में ऐसे व्यक्ति को सामने ला करके कि जो हर एक पार्टियों में उसका जो है बेहतर समन्वय हो, बेहतर तरीके से संपर्क हो, तो उसमें जब नाम निकला, मतलब ये कहिए कि एक तरीके से समुद्र मंथन हुआ वहाँ पर। और उस मंथन के बाद जो है जब नाम निकला तो वो नाम निकला जगदम्बिका पाल का। और उन्होंने कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, उनके बारे में भाई सरकार है, सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है, जगदम्बिका पाल के पास कौन जाता है, कितने पत्रकार मिलते हैं, अधिकारी कितने, नेता उनके डाइनिंग में कितने लोग जाते हैं, पहुंचते हैं, ये सब सरकार को पता रहता है। तो उन्होंने देखा कि भाई सांसदों के साथ इनका अच्छा संपर्क है, चाहे वो बीजेपी के सांसद हों या अक्रॉस दूसरी पार्टी के सांसद हों, उनसे संपर्क है। तो डिनर डाइनिंग वाला जो उनका सिस्टम है, अलग तरीके से वो बातचीत करते हैं, घर में लोगों को बुलाते हैं। तो ये पता चल गया था कि ये हर एक पार्टी के सांसदों के बीच में इनका बेहतर समन्वय होगा, इसलिए उनको चुना गया, उनको बनाया गया और उसके बाद स्पीकर की तरफ से उसका अनाउंस किया गया। तो इसके पीछे ये था और पूरी कोशिश ये की गई कि जगदम्बिका पाल ने, आपने देखा कि अलग अलग टाइम में उन्होंने मीटिंग किया, अलग अलग पार्टियों की मीटिंग। बहुत सारे लोग जो जेपीसी की जब बैठक होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, वहाँ तो हम लोग मौजूद रहते थे, इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी, लेकिन वही सांसद घर आते थे, घर आकर के वहाँ बैठते थे, साथ में खाना खाते थे। तो ये बातें बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस जेपीसी के चेयरमैन और जेपीसी गठन के पीछे की जो कहानी। एक उनके परिवार की तरफ से जो बात बताई गई कि सोने को लेकर उनको जो दिक्कतें होती थी, वो भी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हाँ, अरे वो सोने को लेके, हाँ, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब वो जैसे उन्हीं के घर के सदस्य की तरफ से बताया गया कि जगदम्बिका पाल उनकी मेहनत को लेकर के कितने मेहनती हैं। जेपी से चेयरमैन, ऐसा आपने देखा कि अगर 74-75 के आसपास उनकी उम्र है, लेकिन ट्रैवलिंग ऐसा करते हैं। तो उन्हीं के परिवार में मतलब बहुत क्लोज व्यक्ति ने बताया कि वो बेड पर सो नहीं पाते, वो जब गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी हिलती डुलती है तब उस दौरान वो सो पाते हैं, बेड पर सो नहीं पाते। तो उनकी मेहनत और ये तमाम चीजें उस रिपोर्ट में भी झलक रही थी। ट्रैवल जम्मू से लेके कन्याकुमारी कहाँ नहीं गए, इतनी 200 से ज्यादा मीटिंग्स की उन्होंने। नहीं, और थोड़ा सा वो पीयूष, आप जब कवर कर रहे थे जेपीसी, तो याद है वो जो किस्से कहानी सुनाते थे, सामने लड़ते थे, पर जब वो जेपीसी का लंच होता था उसमें मीडिया भी नहीं अलाउड थी। फिर बाद में जगदम्बिका पाल साहब ने खुद ही तमाम अधिकारियों को बोला कि मीडिया को भी लंच में, क्योंकि पूरा दिन वो कवर करते हैं, तो खाने दिया जाए। तो ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सबको, पूरे विपक्ष के तमाम सांसदों को भी बोर्ड पे लिया? ये कहते हैं ना कि एवरीबॉडी इज मैन। जगदम्बिका पाल मीडिया, विपक्ष, अपने सांसद, हर सबके चाहते हैं जगदम्बिका पाल। जब भी वो आते हैं, तो आपने मीडिया की बात की, तो मकर द्वार एक संसद के अंदर है, मकर द्वार पहली पुरानी पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट में सिर्फ एक डिफरेंस हम लोगों को ये दिखा कि पुरानी पार्लियामेंट में 2 गेट हैं, 4 नंबर गेट और 12 नंबर गेट। गर्मी के टाइम पर भी वहां पर अगर धूप निकल भी रही है बहुत ज्यादा, तो भी वहां पर आपको छांव कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन मकर द्वार के बाहर आपको छांव नहीं मिलेगी, आपको धूप में ही खड़ा रहना पड़ेगा। और उस धूप में प्रूफ है मेरे पास, मैं अगर ये घड़ी हटाऊंगी तो मेरे पास प्रूफ है जो ये पीयूष बोल रहा है कि हम टैन, मतलब इतनी भयंकर, मैं अगर जूते, जो आप हील्स की मेरी बात कर रही थी मौसमी, अगर मैं ये आपको दिखा दूं
तो मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि ये पट्टी जो है ना, ये अलग देश है और ऊपर और नीचे जो है वो अलग ही कोई देश चल रहा है। ये एकदम सही कह रहा है। हम सब, मैं भी इसको सेकंड करती हूँ, इसकी मोशन को। हम सब लोग बहुत बुरी तरह से टैंड है। हाँ, तो हम लोग आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जगदम्बिका पाल जी की हम बात कर रहे थे, तो क्या करते इतनी वो? गर्मी में भी मतलब वहां पर आप ये देखिए, जब इंटरव्यू करने जाते हैं लोग, तो सिर्फ आज तक नहीं होता, इंडिया टुडे नहीं होता, वहां पर हर अलग अलग चैनल होता है, वहां पे एजेंसीज होती है, और जगदम्बिका पाल इंश्योर करते हैं कि हर रिपोर्टर का वो इंटरव्यू देखे जाए। और वो इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू के इंश्योर बाद करते हैं, हम सब गाड़ी में गाड़ी में, हाँ, उनके घर पे खाने जब इंटरव्यू हो जाता है, सबसे पूछ, तुमने खाना खाया, क्या किया, सुबह से क्या खाया, कैसे आए, क्या, पूरी बातचीत करने के बाद अगर खाना नहीं खाया, अपनी गाड़ी में बैठाएंगे, अपने घर ले जाएंगे, और हर आदमी को बोलते हो जाते हैं, चलो मेरे घर में खाना बना। तो यही खाना कैसा है उनके घर का? बहुत खाने पे बात हो खाना रही है बहुत अच्छा, मतलब एकदम ऐसा लगता है हम घर में खा रहे हैं। मतलब अमित खाए हो कि तुम नहीं खाए? नहीं, मैंने उनके यहाँ पे चाय पी है बस, तो मैं जानना चाह रहा हूँ खाना कैसा है, क्योंकि लगातार खाने की बात हो रही है उनके यहाँ पे। देखिए, जेपीसी जगदम्बिका पाल के जो बीट रिपोर्टर वो जितेंद्र भाई, नहीं, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सुबह बात कल ही exclusive, बोल दिया। सुबह exclusive। उन्होंने बोला ये कि ये वक्फपाल के नाम से जाना जाएगा। वक्फपाल। ये किसी बोले लोकपाल हो गया, ये पाल हो गया, वो पाल, लेकिन मेरा नाम जगदम्बिका पाल है, वक्फ पर मैंने ये काम किया है, तो ये वक्फपाल के नाम से जाना जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यही आने जाने के क्रम में उनका सवाल जो था कि खाना जो हाँ, चावल वही मिलता है उसका उसी जिक्र क्रम में हाँ। जो है बता रहे हैं कि एक तो जो गौतम बुद्ध जिस चावल को पसंद करते थे, काला नमक चावल, ठीक है, वो चावल वहाँ मिलता है। खैर, खाने पीने की बात छोड़िए, जेपीसी को लेकर के किस तरीके से उसी खाने की टेबल पर ही उन्होंने एक ऐसे शख्स का फोन आया, उस दौरान और भी जर्नलिस्ट थे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इधर उधर से बात कहीं तक कहाँ पहुंच जाएगी, दूर तक पहुंच जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी खाने की टेबल में जब बातचीत चल रही थी, एक फ़ोन आता है, बहुत ही ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आता है जो दूसरी पार्टी के हैं और लगातार विरोध कर रहे थे, लगातार जेपीसी को लेकर के विरोध कर रहे थे कि जेपीसी में आपने ये कर दिया, वो कर दिया और ये कर दिया। फ़ोन इत्तेफाकन स्पीकर में था, आवाज जो है हम सुन रहे हैं, वो अक्सर स्पीकर पे सुनते हैं ना, स्पीकर पर सुनते हैं, स्पीकर पर सुनते हैं। हेलो, फोन स्पीकर पर था, डाइनिंग टेबल पे हुआ, डाइनिंग टेबल पर हुआ, डाइनिंग टेबल, और वो स्पीकर पर आवाज थी। पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में अच्छा खासा उनका था, अभी तो खैर नहीं है उस पार्टी के नेता का, दिल्ली में उनका बढ़िया, मतलब अच्छे कई 10 साल तक राज किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इशारों में सब कुछ कह दिया, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अरे सर, आप लोग वक्त के पीछे क्यों पड़े हो, इस मुद्दे को क्या खत्म करना चाहते हो क्या आप? हाँ। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? बोले हम लोग तो रोज विरोध करेंगे, ठीक है, और आपका व्यक्तिगत विरोध नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हो, हमारा आपसे बेहतर संबंध है। उनकी अंदर की बात यह है कि पाल साहब का जो है जेपीसी, सबसे बड़ी चीज थी, बिल तो पास होना था, सरकार के पास मेजॉरिटी थी, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सही बात है। लेकिन जेपीसी के जरिए कैसे ये बिल आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहानी। तो उसमें उन्होंने कहा कि अरे सर, आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों, आपका छोटा भाई हूं मैं, आप ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा अरे तो आपसे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, कभी भी नहीं होती। उन्होंने कहा सर, आपके सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, आपने राम मंदिर बना दिया, आपने 370 खत्म कर दिया, आपने सीएए कानून लेकर के आ गए, तो जब आप ये भी ले आओगे तो आपके पास, बीजेपी के पास मुद्दा कहाँ से बचेगा? तो सिर्फ यही नहीं हो रहा था, आपने देखा होगा कि वहां पर एक तरफ जेपीसी की मीटिंग चल रही, दूसरी तरफ से सजेशन भी दिए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल मुद्दा कैसे बन सकता है, तो इस तरीके की बातें हो रही थी। तो ये भी वही हुआ, यही खाने पीने के क्रम में जो लोग हैं वहां पहुंचते थे, बातचीत सुनने को मिला, स्पीकर पर था इसलिए सब कुछ सुनाई पड़ गया। अब इसमें ये देखिए कि बात तो हमने सुनी जगदम्बिका पाल जी को कैसे बनाया और कैसी चीज़ें हुई, कैसे जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दी और आखिरकार दोनों सदनों से पास हो गया। सरकार के लिए भी आसान नहीं था ये, बीजेपी के लिए, मतलब सरकार चलिए एनडीए के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए आसान नहीं था कि चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाए। संख्या में बल में 240 है बीजेपी। अगर टीडीपी ने मन बना लिया होता कि वोट नहीं करेंगे, और जेडीयू ने भी थोड़ा, क्योंकि चुनाव बिहार में आने वाले हैं, अगर जेडीयू थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गई होती बहुत दिक्कतें हो जाती।
मुझे आज भी याद है कि गृह मंत्री अमित शाह के का जो ऑफिस है वहाँ पर कुछ टीडीपी के नेता पहुंचे। अभी की बात कर रहे अभी की, मैं आपको वोटिंग से एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ। हैं? टीडीपी की वो एमपी हैं वो टीडीपी के नाम नहीं ले सकते उनका। फूक फूक के कदम रख रहा है पीयूष। देखिए कितनी आपको ऑफ रिकॉर्ड बातें पता चल रही है यहाँ पे, तो और धीरे धीरे परतें खुलती चली जा रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगले दिन वोटिंग होनी है, वो एमपी जैसे ही वहां पे जाते हैं तो हम लोग नाम ले लीजिए, अब तो बिल पास हो गया। नहीं वो थोड़ा आगे दिक्कत होगी ना। दिक्कत उनको पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन में ना आए, ज्यादा बेहतर है। नहीं, वो कॉरिडोर जो है ना, वो कॉरिडोर बहुत हाई सिक्योरिटी कॉरिडोर है। अगर हम वहाँ खड़े रहते हैं तो हर 5 मिनट में सिक्योरिटी वाला आता है, आप इस लाइन को नहीं क्रॉस कर सकते। लक्ष्मण रेखाएं वहाँ बहुत खिंची हुई हैं, बैग नहीं रख सकते आप वहाँ पे, नहीं रख सकते आप खड़े नहीं रह सकते। आप खड़े नहीं रह सकते। तो ये बात है कि वहाँ अंदर जो चलता है वो मतलब उस हिसाब से वो चाहते भी हैं कि टॉप सीक्रेट रहे। मुझे अपनी बात पूरी करनी है। हाँ। तो अगले दिन वोटिंग होनी है, वोटिंग से पहले एक एमपी आती हैं और वो बोलती हैं कि सर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, मैं उनको जाके क्या बोलूं। ये नैरेटिव फैला हुआ है कि ये वक्फ बिल जैसे ही आ जाएगा तो वैसे ही सभी के सभी मुस्लिम लोगों की ज़मीनें छिन जाएंगी, लोगों के घर छिन जाएंगे। उनको जैसे सीए में लग रहा था कि देश निकाला हो जाएगा, अब उनको घर निकाला मिल जाएगा। ये बोला एमपी ने बोला, एमपी ने की कहानी सुना रहे हैं। एमपी ने जाके बताया, और डर इतना है लोगों के बीच में कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा पा रहे हैं सांसद टीडीपी के। उसी के बाद अब अगले दिन वोटिंग होना है, उसके 1-1.5 घंटे के बाद टीडीपी के फ्लोर लीडर बाहर निकलते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या है आप लोगों का, कैसे होगा। तो वो ये तो कहते थे क्लियर कि हम लोग सरकार के साथ हैं, हम सपोर्ट करेंगे पूरा वक्फ बिल में, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ हम लोग सपोर्ट करेंगे, और वो खबर चल भी जाती है। उसके कुछ देर बाद अमित के माध्यम से हमें खबर मिलती है एक कि ये कह दिया गया है कि अभी भी बातचीत चल रही है चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह के बीच। अमित से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि अमित की एंट्री भी नहीं हो रही है। बिल्कुल हमने ब्रेकिंग न्यूज बोल दिया तो बैक फुट पे आ गया। तुम बैक फुट पे आने वालों में ऐसा नहीं हो। नहीं, अभी मैं मसाला बचा के रखा अच्छा। हुआ है। टीडीपी का, जदयू का, सबका मसाला है इधर। तो टीडीपी की कहानी क्या है? तुम देखिए, लगातार किसी खुफिया तरीके से किसी मंत्री के घर पे बैठे हुए थे, हमें पता है, सारी ब्रेकिंग न्यूज भेज रहे थे। मंत्री या सांसद ये नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मतलब मैं था कहीं बैठा हुआ था, और ये एक फैक्ट है कि जो जिस दिन वोटिंग होनी थी लोकसभा में और चर्चा होनी थी वक्फ बिल पे, उस दिन की कहानी है कि लगातार, और इनफैक्ट एक और कदम पीछे जाएं तो जिस दिन ये बात आ गई कि भाई तेलुगु देशम पार्टी साथ में, सरकार के साथ में है, और जो 3 अमेंडमेंट्स थे, इनफैक्ट मैं इसको क्रम में तोड़ देता हूँ। एक फैक्ट ये है कि जो जेपीसी की मीटिंग्स हुई इसमें लगातार विपक्ष की तरफ से कई सारे रिकमेंडेशन, सजेशन, अमेंडमेंट्स सीख किए गए थे, वो अडॉप्ट हुए नहीं हुए वो एक अलग मसला है। लेकिन जो सत्ता पक्ष एनडीए में जो पार्टियां हैं, उसमें सबसे इफेक्टिव तरीके से अगर किसी पार्टी ने काम किया है तो तेलुगु देशम पार्टी थी। वो लोग लगातार हर मीटिंग में थे और टेक्निकल ग्राउंड्स पे लीगल टीम के साथ कंसल्टेशन में, और उनकी अपनी जो रिसर्च फर्म है जो काम करती है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है कि पब्लिक में क्या सेंटिमेंट जा रहा है, उसके हिसाब से पूरा वो डेवलप कर रहे थे। और आप देखिए, चाहे वो सजेशन नंबर 1 हो वक्फ बाय यूजर, वो टीडीपी जो वर्बटिम जो सजेशन अमेंडमेंट उन्होंने सीख किया था, वर्बटिम अमेंडमेंट वो अडॉप्ट हुआ। कलेक्टर वाले पे उन्होंने सवाल किया था, वो वर्बटिम जो है अडॉप्ट हुआ, और 6 महीने का टेन्योर जो डेडलाइन था डिजिटाइजेशन का डॉक्यूमेंट का, वो हुआ। तो उन्होंने कानूनी तौर से पूरा अपना जो खेमा था माइनॉरिटी वोट बैंक को सेफगार्ड करने के लिए, लीगली उन्होंने उसके लिए फाइट किया। नहीं, पर किसने किया? उन्होंने किया, पर कौन था उनका जो मैन फ्राइडे? देखिए वहां टीडीपी में कौन करता है, यहाँ दिल्ली में कौन हैंडल करता है? जेपीसी में क्योंकि लावू कृष्णदेव सबसे वोकल मेंबर थे, तो लावू के ही पास एक काम था वो करना, लेकिन स्ट्रैटेजी तो पीछे से ही बन के आ रही है। तो ये अडॉप्ट हो गया, इसके बाद लगा जैसे कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक नहीं था। उस दिन शाम को मुझे फोन आया बहुत टॉप लीडरशिप से टीडीपी से कि अभी हमारी तरफ से ऑल गो नहीं है, ग्रीन सिग्नल नहीं है, अभी भी डेलिब्रेशंस चल रहे हैं, और डेलिब्रेशंस
सीधे चंद्रबाबू नायडू के लेवल से चल रहे हैं। अच्छा, मतलब वो खुद ही नजर रखे हुए थे इस पर, पूरे मसले पर। और एक एक शब्द को लेके उस वक्त टीडीपी बहुत कॉशियस थी कि टीवी चैनलों पे क्या चल रहा है ये खुलेआम ना दिखे कि हमने फुल ऑन समर्थन कर दिया है। तो आपको दो पार्टियों के पॉलिटिकल स्टैंड में भी डिफरेंस दिखेगा, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी। तो ये तो पहले दिन की कहानी हुई। दूसरे दिन जब सदन में जाना है और डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने इंडिया टुडे पे अगर हमारे दर्शकों ने देखा होगा तो सबसे पहले सारी चीजें जैसे हमेशा होता है वो उस दिन हमने ब्रेक कर दिया मत था। करो अपने आप को। नहीं, हम तो कंपनी की कह रहे हैं। हमें तो पता है, हम मान गए तुम्हारी क्षमता। मैंने सोचा ब्रेकिंग न्यूज का लगी चुका है ठप्पा, तो तो मैं बोल ऑन भी दूं। कर लेता हाँ, हूँ। ऑन भी कर बता भी लेता देता हूँ। हूँ। नहीं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। तो अब उसमें क्या होता है कि आखिर में 11 बजे निकलना था, सब सांसदों को पहुंचना था, तब भी कॉन कॉल चल रहा था। अच्छा, और कई सारे लीडर्स, सुबह एक राउंड की मीटिंग हो गई थी और वो कॉन कॉल फाइनल बिल्कुल मुझे लगता है 10:50 के आसपास खत्म हुआ। ये आप लोकसभा में जिस दिन आना था उस दिन हाँ, का लोकसभा वाले दिन। और ये समझ में आ रहा था कि वो कॉन कॉल में सीधे टॉप लीडरशिप टीडीपी की इन्वॉल्व है। उसके बाद राइडर सामने आया। वो राइडर ये था कि नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की जो बात हो रही है उसको हटाया जाए और राज्य सरकारों पे ये क्लॉज छोड़ दिया जाए कि राज्य सरकार इस पे डिसाइड करेगी। टीडीपी मतलब आप समझिए कि आखिरी समय तक फ्लोर पे ये अमेंडमेंट सीक करने के लिए चली गई कि नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो वक्फ बोर्ड के अंदर लाने की बात हो रही है वो राज्य सरकारों के पास हो, ताकि वो एटलीस्ट अपने राज्य में इसको कंट्रोल कर पाए। अब आप उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो टीडीपी और जेडीयू में बहुत बड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। जब जेडीयू पे आएंगे हम लोग तो उस वक्त मुझे लगता है इस पे अलग से भी बात हो सकती है। जब अमित ने बताया कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ये कहा गया कि अभी हमारा पूरी तरह से समर्थन नहीं है, तब उस वक्त हम तुरंत पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में एंट्री का एक शार्दुल द्वार है, वहाँ से हम लोग की एंट्री होती है, वहाँ से एंटर करते हुए अगले 2-3 मिनट में हम उस पावर कॉरिडोर में पहुँच गए जहाँ पर अमित शाह का कमरा है। तो अमित शाह जी के कमरे के पास हम जैसे ही पहुँचे तो ये पता चला कि वाकई कुछ सांसद वहाँ पहुँचे टीडीपी के। अच्छा, और ये पता चला कि एक टॉप लेवल मीटिंग जो है वो की गई बीजेपी के नेताओं की और टीडीपी के नेताओं की चल रही है। और ये वोटिंग से कुछ घंटे पहले की ही खबर है। हालांकि टीडीपी ने समर्थन किया था लेकिन पूरा समर्थन नहीं था और आखिरी में रात तक जो है क्लियर मैसेज आया कि ठीक है, हम सरकार का राज्यसभा और लोकसभा दोनों में समर्थन करें। और सदन में भी वो सीख भी किया, उन्होंने कह भी दिया कि ये चेंजेस जो है इसमें होना चाहिए। तो आप लास्ट तक मैसेजिंग जो है ऑप्टिक्स के हिसाब से मैसेजिंग वो अपना बहुत क्लियर रखना चाह रहे थे। टीडीपी की हमने चर्चा की, मतलब धीरे धीरे हम लोग इंच कर रहे हैं लोकसभा में जो वोटिंग हुई और राज्यसभा में, उसके बारे में बताएंगे हम लोग। पर अभी हम लोग पहुंच रहे हैं कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष, तो जेडीयू का क्या गेम था इसमें? ऐश्वर्या, क्या आपको लगता है कि जेडीयू का गेम क्या था? देखिए, आपने ये देखा होगा बिहार चुनाव आने वाला है। नीतीश कुमार कई जगह कई सारे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं और बार बार ये बोल चुके हैं कि मैंने खुद ने पर्सनली, मेरी सरकार ने और केंद्र ने भी मुसलमानों के लिए बहुत किया है। देखिए, बड़ा तबका है जो वोट करता है जेडीयू को। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, ये जानते हैं। एक कमरा, जो पार कॉरिडोर की बात कर रहा था पीयूष, जो एक कमरा जहाँ सब आ जा रहे थे, और मुझे लगता है कि जितना हम नहीं सोए उससे डबल हमारे गृह मंत्री अमित शाह नहीं सोए हैं। लल्लन सिंह जो हैं वो अंदर जाते हैं अमित शाह जी के रूम में। यही वो क्या कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ वो पे कांटेक्ट पॉइंट है दिल्ली में, जेडीयू की तरफ जेडीयू से? की तरफ। अच्छा, तो लल्लन सिंह और संजय, मुझे लगा संजय झा है या संजय झा भी दोनों। ललन सिंह लोकसभा में और लोकसभा, संजय झा संजय- राज्यसभा में। तो पहले संजय झा अंदर जाते हैं, उनकी एचएम से बात होती है, सब डिस्कस होता है। फिर लल्लन सिंह भी अंदर जाते हैं और इन तीनों की फिर बैठ के बातचीत होती है। और जेडीयू का जो था कि हम ये अमेंडमेंट चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री के नाम पे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पोजीशनिंग हर पार्टी करती है। आपने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट पे वाईएसआरसीपी ने पहले तो स्टैंड ले लिया था कि हम खिलाफ हैं इसके। लास्ट मोमेंट पे एक सेंटेंस आता है कि आप सांसद जो है अपने कॉन्शियंस के हिसाब से आप वोटिंग करिए। बीजेडी का, बीजेडी भी, वाईएसआरसीपी ने भी यही बोला था। बीजेडी ने भी बोला, उन्होंने व्हिप जारी की, व्हिप जारी नहीं किया था। बीजेडी और वाईएसआरसीपी दोनों ने व्हिप जारी नहीं व्हिप जारी नहीं किया था। नहीं किया था। पहले वाईएसआरसीपी से जो मुझे समझ आया और जो कुछ फीलर्स आए मुझे वहां से, वो ये थे कि वाईएसआरसीपी पहले, क्योंकि जगन ये समझ चुके हैं कि भाई बड़ा तबका है, टीडीपी तो कर ही रहा है सपोर्ट, भले ही चाहे आगे पीछे कर रहा हो, तो जगन रेड्डी को लगा कि बेटर है कि हम इसके अगेंस्ट ही रहें।
नहीं पहले But- जेडीयू वाली हाँ, बात अब कंप्लीट कीजिए ना, JDU क्योंकि घटक दलों की बात हो रही है। जेडीयू के ये दोनों लोग अंदर जाते हैं, नीतीश कुमार जी से भी बात होती है फोन पे, और बीजेपी अपना जो साइड है उन्होंने वो जेडीयू के सामने रखा। जेडीयू ने बोला कि हम थोड़ा सा ये ट्वीकिंग चाहते हैं, जिस पे भारतीय जनता पार्टी मान गई, और उस ट्वीकिंग के बाद आपने देखा होगा कि सबसे अग्रेसिवली अगर कोई बोला तो वो लल्लन सिंह थे। इसी में एक बात मैं जोड़ दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों को जानने के लिए। जब ये मुलाकात हुई शाम में, उससे ठीक पहले ही दिन में रामनाथ ठाकुर जो जेडीयू के सांसद हैं और मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो हमको बाहर मिल गए, मकर द्वार जहां पर गर्मी में हम लोग खड़े रहते हैं वहां मिल गए। जैसे ही वो मिले तो मैंने कहा कि अब तक जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड नहीं आया है कि जेडीयू समर्थन कर रही है बीजेपी का वक्फ पे कि नहीं कर रही है। तो आप तुरंत पहुंच गए। कैसे करते हैं रिपोर्टिंग, जरा बताइए तो। देखिए क्या कैमरा रहता है, माइक रहता है, फोन होता है, इसी फोन से मैं आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, दर्शकों को समझ भी आएगा। ये देखिए हम लोगों के पास बटुआ खुल गया है, काफी बटुए में सामान है। बटुए में रहता है सामान जो है, दिखाइए। अच्छा ये देखिए, ये रहता है हम लोगों के पास। और एक ये माइक्रोफोन है, इसको इसमें हम कनेक्ट करते हैं और ये सेल्फी स्टिक में लगा के, ये सेल्फी स्टिक है। सेल्फी स्टिक में इसमें इसको लगा के इस तरह से। हाँ। और फिर क्योंकि कैमरा होता नहीं है, अमूमन हम जब बाहर होते हैं कैमरे के, हाँ कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। एजेंसीज के अलावा मान लीजिए आप गेस्ट हैं, ANI PTI, और अब आप गेस्ट हैं हमारे, तो हम मोबाइल में इस तरह से, ये रिसीवर होता है, लगाते हैं और इसको ऐसे हमने ऐसे किया, और हमारे साथ इस वक्त मौसमी सिंह है, तो ऐसे करके नमस्कार बार इस तरह से हम लोग जो है अंदर इंटरव्यू करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, फ्रेम अच्छा बन जाता है, फ्रेम अच्छा बन क्योंकि जाता ऑडियो है। क्वालिटी अच्छी और आती है। इसी स्पीड में हो जाता है ये, जो जिस स्पीड में किया है पीयूष ने। नहीं कभी अब भेज दो। क्या होता है, गेस्ट आया आपका, जो कोई सांसद जिसको आपको इंटरव्यू करना है, वो आए और मुश्किल से 10 कदम चलते उनकी गाड़ी खड़ी होती है, आपको उस 10 कदम के अंदर इसमें सेल्फी स्टिक को खोलना भी है, कैमरे को फिक्स भी करना है, आपको रिसीवर भी लगाना है, और उनको रोकना भी है कि सर इंटरव्यू देखे चाहिए। और उसमें एक बार क्या होता है, 1 मिनट के लिए कि कैमरा आपका ओवरहीट हो जाता है, और कई बार तो ये बंद हो जाता है। वैसे इससे मैं आपको एक किस्सा ही बताऊंगा एक इसका। एडिशन है, ये माइक वाइक में भरोसा तुम रखते होगे, मौसमी जी को बिल्कुल भरोसा नहीं नहीं है। दौड़ते हुए फोन जो है, फ्रेम किधर बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या कोई भी नेता जा रहा हो, उस वक्त वॉक थ्रू और उसमें स्टेटमेंट आना तय है। नेता बीच में रुक के आपके एफर्ट, ये तो क्रेडिट देना होगा कि नेता 2 लाइन तो आप बोले बुलवा ना लेते हैं। आप खुद बोलते रहिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं वाली। तो रामनाथ ठाकुर जैसी बाहर है, नहीं मैं 1 मिनट, इसने क्योंकि मेरी आवाज़ पे कमेंट किया है, मैं बता दूं कि मुझे प्रोड्यूसर, यहाँ पे शो प्रोड्यूसर भी बोले जितना तेज आप बोलती हो उतना तेज बोलने की जरूरत नहीं है, आप स्टूडियो में है आराम से मौसमी जी, तो वो थोड़ी आवाज़ की भी प्रॉब्लम है, कम नहीं होता है। तो जैसे रामनाथ ठाकुर मकर द्वार से बाहर निकलते हैं, जेडीयू का भी अब तक वर्जन नहीं आया है कि वो समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वोटिंग को कुछ चंद घंटे बचे हैं। ठीक है, रामनाथ ठाकुर कितने बजे की बात है ये लगभग? अगले दिन वोटिंग होनी है, और सुबह 12 बजे बिल पेश हो रहा था, और चर्चाएं चल रही थी, मतलब सरकार और घटक दलों के बीच, बीजेपी और घटक दलों के बीच में चर्चाएं चल रही थी। रामनाथ ठाकुर मकर द्वार से 12 सीढ़ियां उतरकर जब आते हैं, तो उन 12 सीढ़ियों में मैं अपना कैमरा फिक्स करता हूं, अपना फ्रेम बनाता हूं, और जैसे ही आते हैं मैं उससे बात ही नहीं करता हूं कि सर क्या चल रहा है, क्या बैठक, क्योंकि कई बार हम लोग ऑफ रिकॉर्ड नमस्ते भी नहीं करते हैं। ऑफ रिकॉर्ड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि सरकार बीजेपी क्या कह रही है, आप लोगों का क्या मत है। जैसे ही वो आए, गाड़ी वाले को उन्होंने फोन करने के लिए फोन निकाला अपना, मैं समझ गया गाड़ी को बुला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामनाथ ठाकुर। मैंने अपना इंटरव्यू शुरू कर दिया। मैंने कहा सर कल वक्फ बिल आ रहा है, इस पर जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? तो सीधे सपाट शब्दों में 2 लाइनें में उन्होंने बात क्लियर कर दी, हम सरकार का हिस्सा ना है, हम तो सरकार को समर्थन ही करेंगे। जे मतलब ये मिल गया एक्सक्लूसिव। सारी बात खत्म। बात उधर जेडीयू के वरिष्ठ नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो अपनी बात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बता रहे हैं कि हमारा ये पॉइंट है, हमारा ये कंसर्न है, और सारी मीटिंग, सारी बातों पर 1-2 लाइन ने पानी फेर दिया, और जेडीयू ने कह दिया हमारे सरकार को समर्थन। और तुरंत जो है हमारे चैनल पर, आज तक पर जो है वो ब्रेकिंग चलती है कि जेडीयू का, समझ रहे हैं आप? ये दोनों जो है जितेंद्र भाई सर पकड़ लिया। अब ये किसका ब्रेकिंग चल रहा है? इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात खत्म होने वाली है, खत्म करिए। हाँ, चलती है, और जैसी चलती है उसके 1-1.5 घंटे के बाद, मैं नाम नहीं लूंगा, जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता संसद भवन से बाहर निकलते हैं। जैसे हम लोग ऑफ रिकॉर्ड उनसे बात करते हैं, वैसी बात चल रही होती है
चलते चलते वो मेरी तरफ देखकर, सब खड़े, सब पत्रकार खड़े, मेरी तरफ देखकर इशारों में बोलते हैं, आप एक चीज समझ जाइए, समझने की जरूरत है आपको कि दिल्ली में अगर बीजेपी से कोई बात कर रहा है तो वो हम हैं। पूरा उनका प्लान फ्लॉप कर दिया, इसीलिए यानी कि इससे क्या मतलब हाँ। कि लास्ट मिनट तक जेडीयू वाज नॉट ऑन बोर्ड। जेडीयू के अपने पॉइंट्स थे, अपने कंसर्न्स थे, बात की बातें देर रात बैठ के करते हैं, 3-3 4-4 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह बैठक करते हैं। तो उस बैठक में मान मनोबल हुआ होगा, चाहे जेडीयू हो, टीडीपी हो, बाकी सब। इसके बाद अमित अपनी बात रख ले, फिर मैं एलजेपी की भी कहानी बताऊंगा। इसमें एक लेकिन अंदर खाने की एक बात और है कि जदयू ने, जैसे ऐश्वर्या ने भी बात बोली कि ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह जो उन्होंने भाषण किया और जो उसमें बात कह दी, वो बात बहुत दूर तक जाएगी और जेडीयू को इसका इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये अभी आप आंक पाना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार को सेकुलर नेता बताया, बिहार का सेकुलरिज्म स्थापित करने वाला नेता, और प्रधानमंत्री पूरे देश में सेकुलरिज्म स्थापित कर रहे हैं। पिछली बार जब मैं बिहार चुनाव में था तो मुसलमानों में बहुत कंफ्यूजन था पोस्ट कोविड, और वो जातीय दल के तौर पे उन्होंने काम किया था, कास्ट ब्लॉक के तौर पे काम किया था कि अपनी जात के लोगों को वोट दे दिया। इस बार पोलराइजेशन CNRC टाइप हो सकता है वहाँ हो जाए, लेकिन इसमें जो इंटरनली एक चीज़ और है, मैं एक वही जो ट्रेंड है कि भाई नाम तो नहीं बता सकते हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और दिल्ली पटना उनका चलता रहता है। उन्होंने 2 चीज़ें कही जो मुझे बड़ा स्टैंड आउट किया, और 2 अलग अलग मीटिंग्स के बीच में। एक कि अगर नीतीश, ये जो है ऐसे ही ब्रेक होता है मैंने कितने माइक तोड़े हैं, मेरे कैमरामैन जो सारे हैं वो बता सकते हैं। हाँ, आप कंटिन्यू करिए, हम फिक्स करते हैं। अगर नीतीश कुमार पुराने वाले होते तो भारतीय जनता पार्टी को पता चलता कि वक्फ बिल या कोई और बिल जो बहुत ही अहम है केंद्र सरकार के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए पास कराना, नीतीश कुमार से पास करवाना कितना मुश्किल है। तो पुराने नीतीश कुमार का नहीं होना इंटरनली पार्टी में कई लीडर्स को इस वक्त कचोट रहा है, डिफिकल्टी में डाल रहा है, खल रहा है, और उसका इम्पैक्ट आप देखिए, बिल पास होते ही बिहार में कई सारे मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा देना या अपनी नाराजगी जाहिर करना जो शुरू कर दिया। तो एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष, उन्होंने बहुत सीरियस तरीके से कहा था, लेकिन मैं ऑन अ लाइटर नोट कहूँगा, उनका कहना था कि जो भी नेता बिहार से, पटना से दिल्ली के लिए अपॉइंट होता है वो बीजेपी के राग में गाना गाने लगता है। तो पहले RCP सिंह थे, अब जो है हरिवंश जी का जो डिप्टी स्पीकर बेचारे अंगूर खट्टे हैं, वो जो नेता आपको ये कह रहे थे उनके लिए हम यही कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। ये तो है, लेकिन डिस्कम्फर्ट भी है। लेकिन ये पर सारी वो भी बहुत दिनों तक अपॉइंटी रहे दिल्ली में, मतलब नीतीश के, जिन नेता के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो जेडीयू कमेंट बॉक्स में बोलने दीजिए ना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप डालिए, नाम गैस करके डालिए। इसमें कहानी जो मुझे लगता है कि जब वक्फ बिल के बारे में हो रहा था, JPC चल रही थी, तब मुझे जेडीयू के नेता ने कहा था कि मौसमी जी आप ये देख लीजिए, जो कि अलग स्टोरी, कि बिहार में कितने प्रतिशत मुसलमान जेडीयू को वोट करते हैं। अगर RJD और JDU के बीच में उनकी चॉइस होगी, तो मैंने कहा अरे मुस्लिम तो आपको करते हैं, बहुत कम प्रतिशत। परसेप्शन की लड़ाई अलग बात है, पर अगर वोट की बात करें तो वो RJD के साथ ही जाते हैं। तो उनको ये था कि भाई सरकार चलानी है और अभी चुनाव लड़ना है, उनकी क्लियर कट स्ट्रैटेजी थी। पर मुझे लगता है कि ये सारा बार्गेनिंग टैक्टिक्स ज़्यादा था, कि दिखाना है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, इसलिए ये कंडीशन, वो कंडीशन, ये कंडीशन। शुरू से ही डील हो रखी थी कि हम वक्फ को सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा हम टैंट्रम थ्रो करेंगे। आप कहिएगा JDU, TDP का भी यही हाल था। तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, लेकिन वो कम प्रतिशत जो है बहुत डिफरेंस डालता है। दिल्ली में 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 1500 और 1000 सीटों का, सिर्फ 1000 वोटों का फर्क है, और उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। मनीष सिसोदिया 400 वोट से आ रहे हैं बस। एटीट्यूड का भी फर्क है, लेकिन आप जैसे परसेप्शन का भी फर्क है। हमारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा, जो JPC की मीटिंग्स चल रही थी उसमें जिस तरह से एक बार्गेन और आर्गुमेंट और डिस्पोजिशंस जो आ रहे थे, उसमें आप देखिए JDU के मेंबर्स जो थे, किस तरह के मेंबर्स को नॉमिनेट करके JDU ने भेजा,
वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे थे जेपीसी के अंदर, आप बाहर क्या करते हैं बाद में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जेपीसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, आपको अगर सरकार को टाइटन ही करना था, बार्गेन करना था, हार्ड डील लेनी थी, तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। जेडीयू ने जिन मेंबर्स को भेजा, बहुत ज़्यादा इंटरनली, मेरी जितनी जानकारी है, इंटरनली बहुत अच्छा अंदर कुछ कर नहीं पाए। मतलब आर्गुमेंट्स देना, डिस्पोजिशंस देना, या राज्य से जो डेलीगेशंस आ रहे थे उसको भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिलवाना, वो तक ढंग से नहीं हो पाया। तो वो कितना सीरियसनेस है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, या ये वेल थॉट स्ट्रैटेजी थी, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। आप लेकिन कैसे- आगे बढ़ते हैं कहानी में। आपको ऐश्वर्या कुछ कहना हाँ, चाहते ये जेपीसी की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं सबसे अग्रेसिव कोई जेपीसी में था तो वो है कल्याण बैनर्जी। भैया बॉटल फोड़ दी, बॉटल चेयरमैन की तरफ फेंक दी, उसमें हाथ भी कट गया, खून निकल गया, हमने फोटोग्राफ देखी है। ये सच ये कह रहे हैं कि जेपीसी के अंदर गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं आपको बता रही हूँ, ये तो किस्सा सामने आया, फोटो भी आ गई कल्याण बैनर्जी की। जगदम्बिका जी से जो मेरी बात हुई और उन्होंने बहुत सैड नोट पे ये बात मुझे बताई थी कि ऐश्वर्या, मैं चाहता हूँ कि आप सब बात रखें, लेकिन जब आप अग्रेसिव हो जाते हैं, और उन्होंने बोला कि मार पिटाई ही बस, इतना नाखून बराबर मार पिटाई नहीं हुई थी, वरना जेपीसी में सांसद एक दूसरे को मार कुटाई करके हमें जले कटे पटे लोग बाहर निकल के आते। बट तथ्य जो था वो नहीं था, पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि अगर तथ्य होता तो हमें वो आर्ग्यूमेंट्स में भी दिखता। उसका बस ये था पोजिशनिंग हमें करना है। If I'm not wrong, it boiled down to personal battle Oh, it did. between, It did. again, no names, but a very person who was not in public life and now is parliamentarian. तो वो पर्सनल बैटल जो कल्याण बनर्जी के साथ जिस तरह से बॉयल हुआ, ये वो तो हमने एक देखा। दिन ये मकर द्वार पे ही हाँ वही देखा हमने। जगदम्बिका जी अपनी गाड़ी से उतरे, कल्याण बैनर्जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखा। अब जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी रुकती है, आप 50 कदम चलोगे, फिर 12 सीढ़ियां चढ़ोगे, तो इसके अंदर आपको 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं। कल्याण बैनर्जी यहाँ खड़े, जगदम्बिका जी वहां खड़े हैं, वो चल के आ रहे हैं, इन्होंने तिरछी निगाहों से देख लिया 10 मिनट और कल्याण बैनर्जी चिल्लाना शुरू, आज तक के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और आप सोचो, मकर द्वार खुला हुआ है पूरा, मतलब वी आर जस्ट अंडर द सन, ऐसा कोई रूफ नहीं है, कोई कमरा नहीं है, और उनकी आवाज पूरे पार्लियामेंट के अंदर बाहर गूंज रही है। पर ये उनका स्टाइल भी है ना। अरे ये एक बार टिटकिट 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 क्या किया था, बट ये टिटकिट टिटकिट मौसमी स्टाइल अलग है ये, लेकिन जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे, हमारा चेयरमैन जेपीसी का, ये जो जा रहे हैं ना, ये जगदम्बिका पाल। अब मैं रिपोर्टर्स थी वहीं पे, मैं थी वहीं पे। मौसमी और इतने रिपोर्टर्स मासूम उन्हें देखे, जगदम्बिका पाल हाँ, चुपचाप वो खड़े बेचारे हैं। वो सुनते रहे, वो पूरा क्रॉस किया, सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले गए, लेकिन कल्याण बैनर्जी रुके नहीं जब तक कि वो आउट ऑफ साइट नहीं हुए। वो बोलते रहे कि हमारा चेयरपर्सन इतना खराब है, हमारा चेयरपर्सन इतना गलत है। और मजे की बात सुनिए, ये सब तो हो गया, बंगाली मीडिया ने इसको कवर भी अच्छे से कर लिया, हमने भी वीडियो तो बनाए थे सबने। इसके 2 दिन बाद जगदम्बिका पाल जी यहाँ खड़े हमसे बात कर रहे हैं रिपोर्टर्स से, कल्याण बैनर्जी उतर के आते हैं सीढ़ी से, अरे ये सब तो जाने दीजिए ना, ये सब तो उसकी बात है, वैसे भाभी जी को बोलिएगा, खाना भाभी जी बहुत अच्छा बनाती है। वैसे जगदम्बिका जी, आपकी शादी हुई, लेकिन आप मतलब भाभी जी इतनी ऐसी सॉफ्ट सी हैं, आप ऐसे कैसे? और हम सब खड़े होकर देख रहे थे 2 दिन पहले ये आदमी यहाँ खड़े होके उनको मतलब सब कुछ बोले जा रहा है कि हमारा चेयरमैन ऐसा और ऐसा, और यहाँ उतरने के बाद कि वो सब तो छोड़िए ना, अच्छा आप ये बताइए, खाना आपका बड़ा अच्छा है, आप बड़े ये है, मतलब पॉलिटिक्स एट इट्स पीक था ये। अच्छा ये बात, ये जो जिक्र कर रहे थे हम लोग कि, तो ये तो टीएमसी होगी ऑपोजिशन, जो ये फ्लिप फ्लॉप्स हुए जितिन, जो टर्न कोट्स हैं, वो उनकी कहानी क्या है? जो जैसे कि बीजेडी है, वाईएसआरसीपी है, अभी जो राज्यसभा में भी हमने देखा कि वाईएसआरसीपी ने वोट कर दिया बिल के फेवर में, कह कुछ और रहे थे, और बीजेडी ने बोल दिया कि आप लोग की अंतरात्मा की आवाज़ पर छोड़ते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे सस्मित पात्रा एकदम से मिल गए, तो पीयूष भी था वहाँ पे, तो वो बिल्कुल एकदम से ट्वीट आया, हम पीयूष को इशारा करें, पीयूष अरे सर 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 सर, तो हाँ सर क्या हुआ? तो पीयूष इससे बोला, तो बोला हमने छोड़ दिया है, सब सांसद अपने हिसाब से अपने आत्मा के अंतरात्मा की आवाज़ से, इंग्लिश बहुत अच्छी है सस्मित पात्रा साहब की, तो दे विल डिसाइड बाय देमसेल्व्स। तो ये पीयूष तो सर बाइट बाइट कहते हैं, जो मतलब दर्शकों को बता दें, जो आप इंटरव्यू करते हो उसको कहते हैं बाइट, BITE। तो वो बोलते नो, तो हम पीछे से कहानी सुनने के लिए बताना भी था यहाँ पे रिपोर्टर्स ऑफ एयर में। हम क्या पात्रा जी कैसे चेंज कर दिया मूड?
जगन्नाथ जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से, जैसा जगन्नाथ जी चाहे। तो ये कहानी सही है कि अमित शाह साहब के साथ या पीयूष गोयल साहब के साथ बीजेडी के तमाम सांसदों को लोकसभा के पहले दिन रात को चर्चा काफ़ी चली? ये सारी चीज़ मौसमी हम लोग, आप सब लोग समझने के लिए एक ही तरीका है और वो सब लोग करते हैं कि मकर द्वार हो गया, शार्दुल द्वार हो गया, को भी जहाँ से भी लोग सांसद निकलते हैं, तो आपने देखा होगा कि लंच टाइम में जब लंच होता है या फिर संसद खत्म 1 बजे होता का है, टाइम, 1 बजे 2 बजे जब भी वो होता है, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि जब 4-4 नेताओं की गोलबंदी होती, निकलते हैं आपस, सदन के अंदर तो बात नहीं, सदन के अंदर तो कुछ और ऑफिशियल बात होती है उनकी, लेकिन जब यहाँ बाहर आते हैं और 4-4 लोगों की गोलबंदी होती है, तो उस दौरान वहाँ आप सीक्रेट तरीके से खड़े रहिए, सिर्फ कुछ मत बोलिए, एक कान अपना लगा के उनकी तरफ रखिए, सारी कहानी आपको वहाँ से पता चलेगी। हाँ। वक्त के दौरान हम लोगों ने भी यही देखा, हमने खुद देखा, हर एक जगह महसूस किया कि रात में निकल रहे हैं, अगर कोई बाहर जा रहा है अपने डिनर के लिए, उस दौरान तो लंबी लंबी मीटिंग चली, आपने खुद ही देखा 3-3 बजे रात तक, 4 बजे रात में हम लोग वापस वहाँ से निकल रहे हैं सारे तरीके। तो वहाँ जब आपस में बातचीत कर रहे हैं, चाहे दूसरे पार्टी के नेता हों, कांग्रेस पार्टी, बीजेडी या बीजेपी के नेता, वहाँ ये समझ में आता है कि ये लोग किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रहे थे। हालांकि इनको ये चीज़ क्लियर था कि ये बिल पास होगा, दोनों सदनों से पास होगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो उस समय तत्कालीन जो दिक्कतें आ रही थी कि कोई दूसरे तरह का बयान दे रहा, कुछ दूसरे, तो वो सब समझने के लिए हम लोग मकर द्वार पर पीयूष, आप सब लोग वहाँ नजर आ रहे थे और सिर्फ अपने कान लगा के सुन लीजिए, सारी सीक्रेट रिपोर्ट्स वहां से निकल रही थी और जो ब्रेकिंग आ रही थी सब वहीं से आ रही थी। और उसी जगन्नाथ जगह जी की कृपा, प्रभु जी की कृपा, जब वो बोल रहे थे, आपको याद होगा मौसम में, वो बहुत तेजी से चलते हुए जा रहे थे एक दूसरे पावर कॉरिडोर के। हाँ, कहाँ जा रहे थे वो वॉशरूम की तरफ तो नहीं जा रहे थे? नहीं, वॉशरूम तो आखिरी में है, उससे पहले कमरे में मुड़े और वो कमरा, अच्छा, उस कमरे के साथ वाला कमरा, वो तो खड़गे जी का कमरा, नहीं, उसका खड़गे जी का कमरा था। खड़गे जी वाला कमरा तो मकर द्वार की तरफ से, वो शार्दुल द्वार से जब अंदर घुसे हम, तो आपको ध्यान होगा वहां से, वहां पर कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों के कमरे हैं। देखिए पीयूष की आवाज कैसे और धीरे और हमारे कान में बता देंगे इनके आपको तो बहुत तेजी से भाग रहे थे वो। हाँ। और उन्होंने बोला कि जगन्नाथ प्रभु की कृपा, वो बताएंगे, वो जानते हैं कि हमारा मन कैसे बदला। और इस बीच उनको कौन मिल गई? डोला सेन। अरे कभी तो अपनी आत्मा की आवाज सुनो सस्मित, क्या पता कभी। उन्होंने सुन लेकिन ली। इसमें एक कहानी भी है, उसके बाद मैं ऐड कर दूं बीजेडी की क्या हुआ। बीजेडी उड़ीसा की बड़ी प्रबल पार्टी, और काफी लंबे समय से उनका राज वहां पर आया, तो बीजेडी को मालूम है कि इस वक्फ बिल के अगर वो खिलाफ वोट करते हैं या फेवर में वोट करते हैं, उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? 5% वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। सिर्फ एक वहाँ पर एमएलए जीत के आए हैं, कांग्रेस की है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जीत के आई है उड़ीसा से, तो वो जानते हैं ये बात। उल्का साहब है, हाँ, उल्का तो साहब, हाँ। वहाँ पर जो है इतना डिसाइडिंग फैक्टर आई नहीं आए हैं। आए हैं, माफ कीजिएगा। तो मैं कहा था, हाँ, तो ये उनको मालूम है कि ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। इम्पोर्टेंट चुनाव 4 साल बाद होने हैं, वहां पर एक साथ होते हैं, बहुत समय है। तो इसीलिए कुछ सांसद बीजेडी के, वो ये सस्मित पात्रा की बात नहीं कर रहा, इनके अलावा भी कुछ सांसद ऐसे बीजेडी के जो राज्यसभा के, उनको ये लग रहा था कि अगर हमने वोट कर दिया इसके खिलाफ, बिल के तो क्या खिलाफ, जाता है, या के फेवर में कर दिया, या जो सरकार का स्टैंड है कि इससे कॉमन मुस्लिम जो पूरा स्टार्ट है, या एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इससे जमीनें छिन जाएंगी, तो उस नैरेटिव में हम भी पड़ जाएंगे, विपक्ष वाले नैरेटिव में। और ये चीज आप समझिए कि अगर वो विपक्ष वाले नैरेटिव में पड़ जाते हैं तो उससे उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति उड़ीसा में चलती ही नहीं है। वहाँ पर उड़िया राजनीति, लोकल रीजनल राजनीति चलती है। तो इसीलिए सांसदों ने डिसाइड किया कि हम सरकार का जो मत है उसके साथ चलते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि गवर्नमेंट इस बिल को इसलिए लेकर आ रही है ताकि जो कॉमन मुस्लिम है, मतलब हम एक बड़े तबके की बात नहीं कर रहे हैं, जिन जो बड़े अपनी बात रख रहे हैं, चाहे ओईसी हो, एआईएम, पीएलबी हो, या दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बात नहीं कर रहे, कॉमन मुस्लिम के भले की बात कर रही है। तो इसीलिए कुछ सांसदों ने पहले ही
नवीन पटनायक के साथ बैठक में ये कह दिया था कि हम चाहते हैं कि इसके सपोर्ट में वोट करें, तो ये फिर फैसला लिया गया कि कुछ सांसद तो पहली छिटक के बीजेपी जा चुके हैं, तो और सांसद और बीजेपी लोगों के क्यों नाराज करो? नाराज क्यों करें और ना जाएं, इसीलिए ये फैसला सूत्रों ने हमको बताया कैसा लिया गया। सोर्सेस तो देखिए, ये जब पूरी घटना जो पीयूष बता रहे हैं ये हो रही थी, तो रात बहुत रात हो रही थी, और हम लोग की आंखें जो आपको दिख रही हैं थोड़ी सी सूजी हैं कि कोई सो रहा है, कोई बात करते हुए, जो तो कप वो कॉफी पी चुके हैं, कॉफी पी पी के हम लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा ये सेटअप हो रहा था, तो नींद सबको आ रही थी बहुत भयंकर। तो रात की कहानी क्या है, क्योंकि आप चले आते हैं, 2 दिन लगातार वोटिंग हुई और कैमरा ऑफ हुए, कैमरा ऑफ नहीं हुए, माइक म्यूट हो जाता है जब वोटिंग होती है, कंफ्यूजन गैलोर था, आधे सांसदों को दरअसल ऑटोमेटिक वोटिंग ठीक से आती नहीं है। तो अमित, आपको क्या लगता है कि रात की कहानी किस तरह से सांसदों ने तैयारी की? मैंने देखा कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारे सांसद लेके आ रहे थे, तो खाने वाने वाला मैनेजमेंट तो सबने अपना प्रॉपर किया हुआ था। मुझे एक और चीज़ वैसे स्टैंड आउट करती हुई दिखी कि जो खास तौर पे, क्योंकि दूसरे विपक्ष की जो रणनीति थी उसमें बड़ा कैलकुलेटेड, आप राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स टू बी प्रिसाइज, बहुत बढ़िया प्लानिंग थी इन लोगों की। ओवरलैपिंग नहीं करना चाह रहे थे, जबकि ज़्यादातर जो वक्ता राज्यसभा में वैसे भी विपक्ष के पास बेहतर वक्ता हैं। तो नासिर हुसैन का आप स्पीच सुनिए, फिर संजय सिंह का स्पीच सुनिए, फिर उसके बाद मेरे ख्याल एक और स्पीच जो है, 3 स्पीच, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, मनोज झा, तो सबने स्पीच इस तरह से तैयार कर रखा था कि ओवरलैपिंग स्पीचेस नहीं सुनाई दें, और हर स्पीकर में एक एक पॉइंट था जिस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे। नासिर हुसैन ने ये लूपहोल ढूंढा कि 2095 में और 2013 में किस तरह से बीजेपी ऑन बोर्ड थी, तो ये वाला फैक्ट हो गया। तो संजय सिंह जो है फिर उसको 98-99% डिजिटाइजेशन हो चुका है डॉक्यूमेंट का, तो दोबारा आप क्यों कराना चाहते हैं, इस फैक्ट पे उठा के ले गए। मनोज झा पॉलिटिकल अटैक कर रहे थे क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो उन सारी चीज़ों पे तो सबका डिवीजन बहुत शानदार था कि सबने आपस में एक तरह से डिवाइड कर लिया था। और एक सांसद के मैं घर भी बैठा हुआ था जब राज्यसभा उनको जाना था, तो उनके साथ उनको भी फ़ोन आया था उस वक्त निकलते वक्त, तो कोऑर्डिनेशन चल रहा था सांसदों के बीच कि नहीं आप क्या उठा रहे हैं, अच्छा नहीं मैं ये वाला कर रहा हूँ, आप जो है थोड़ा कम पॉलिटिकल कीजिए क्योंकि आप जेपीसी के मेंबर थे, तो आप इसको ज़्यादा टेक्निकल पे ले जाइए, हम लोग जो जेपीसी में नहीं थे उसको पॉलिटिकल पे ले जाके अटैक करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा किया। एक और इसमें बीजेडी वाली बात पे, मतलब हालांकि ये ऑफ एयर क्या है, ये अपने आप में एनालिसिस का मामला है, और बीजेडी के लिए ये पॉलिटिकल सवाल भी है अपने आप में कि आप अगर बीजेपी की धारा के साथ साथ चलते हुए दिखेंगे, जो चुनाव में हुआ था कि बीजेडी और बीजेपी फर्क ही नहीं पता चल रहा है, एक तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कितना कंफर्ट रहेगा। और अभी ये ऑफ एयर रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले एक माननीय सांसद से बात हो रही थी, तो वो भी कह रहे थे कि मैंने कन्फ्रंट किया इनको, सस्मित पात्रा को, कि क्या कर दिया, क्यों किया ऐसा आपने, क्योंकि मुन्ना खान स्पीकर थे बीजेडी से, उन्होंने खड़े होकर कह दिया था कि ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी आई अपोज द बिल राज्यसभा में, और फिर उसके बाद ये अपोज कर दिया गया एक तरीके से। तो वो जो डिवीजन है, तो अंतरात्मा की आवाज कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई कुछ लोगों के लिए, वो एक डेवलपमेंट है। तो बीजेडी के लिए बड़ा सवाल होगा राजनीतिक तौर पे राज्य में। लेकिन रात रात कैसी कटी, 2 रातें, कयामत की रातें कैसे कटी। क्या बताएं मैम, हमको तो ये लग रहा था कि तुम कितना ढोकला खाए, पीयूष ने खूब ढोकला और शाम को 6:30 बजे अलग अलग कमरों में, और फिर रात को मुझे फोन करते हैं, हाँ। पीयूष रात को 2 बजे बड़ी नींद आ रही है, कितनी देर और अमेंडमेंट्स हो ये तो बताइए दर्शकों को कि किस तरह से खौफ में थे अमेंडमेंट्स को लेके तमाम ऑपोजिशन वाले। अरे वो तो अलग ही खौफ था, सत्ता पक्ष वाले, सत्ता पक्ष वाले, दोनों तरफ वाले, सत्ता पक्ष वालों ने ज्यादा खौफ था। उसके कारण ये सत्ता डिवीजन मांग ले रहे बार बार। सत्ता पक्ष वालों को मालूम है कि हमारे पास मेजोरिटी है, पास हो ही जाएगा बिल, लेकिन हमारी रात लंबी और साथ साथ काली करेगा। तो वो कुछ लोग हैं लेफ्ट के खास करके और डीएमके के जो लोग बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे, जो डिवीजन मांग लेंगे। अब डिवीजन क्या है दर्शक जान भी लें। क्या होता है कि कोई बिल जब आप उस पर चर्चा पूरी हो जाती है तो उसको कंसिडरेशन, सबसे पहले वोटिंग होती है कंसिडरेशन के लिए कि हम इस पर वोटिंग कराते हैं कि इस बिल को कंसिडर किया जाए कि ना किया जाए, तो वोटिंग आसानी से वो पास हो जाती है। और उस पर फिर कंसिडरेशन के बाद
अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं सभी सांसदों को, सभी को ये है कि भाई आप अमेंडमेंट्स लेके आए, आपका जो मत है वो सामने रखें। अमेंडमेंट्स में वोटिंग होती है, फिर अमेंडमेंट्स के बाद भी क्या ये अमेंडमेंट लिया जाए, तो कोई लोग कहते हैं यस और नो, और जो जैसा मत होता है उस हिसाब से उस अमेंडमेंट्स को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। अब इन्हीं अमेंडमेंट्स के बीच में एक लकीर है डिवीजन की। डिवीजन मतलब कि अगर किसी सांसद ने ये कह दिया कि आई वांट डिवीजन, यानी डिवीजन मतलब कि एक तो वॉइस वोट होता है, डिवीजन में क्या होता है कि भाई अब आप वोटिंग करेंगे, या आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करें या स्लिप्स के माध्यम से वोटिंग करें। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग हमने ये देखा कि अब जब हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग इनएक्यूरेट निकली, मतलब जिन सांसद बैठे हैं मौजूद हैं उनमें से कई सांसदों का वोट ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कई लोगों को अभी प्रक्रिया नहीं मालूम, प्रोसेस नहीं मालूम कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कैसे जाने वोटिंग कब होती है। मालूम होगी उनको ये। और इसमें पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, अब जैसे ही वो इनएक्यूरेट रिजल्ट आता है फिर स्लिप बांटी जाती है। और मैम स्लिप जब बढ़ती है तो कम से कम आधा घंटा एक डिवीजन में लगता है, एक अमेंडमेंट पर लगता है, यानी आधा घंटा स्लिप्स बटेंगी फिर रिजल्ट आएगा। यानी अगर कल तो क्या हुआ, परसों चलिए लोकसभा में तो 2 बजे तो खो, क्योंकि 12:05 पर किरण रिजिजू जी का रिप्लाई शुरू हो गया था सरकार का, और 2 से 2:30 के बीच तक में जाके बिल पास हुआ। राज्यसभा में 3 से ज्यादा समय हो गया क्योंकि डिवीजन मांग लिया, और डिवीजन में एक आधा घंटा जब खराब हुआ तो ये सब चीजें लोगों में, जो भी सांसदों में जो है परेशानी थी। तो इसी में बात पूरी कर लूं। वोटिंग शुरू होने से पहले, राज्यसभा की वोटिंग शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के बहुत वरिष्ठ राज्यसभा के नेता खड़े थे, उनके सामने से डीएमके के एक नेता निकल के आते हैं और सत्ता पक्ष के नेता उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। सर डिवीजन मत मांगना सर। हाथ जोड़ के ऐसे मैंने खुद देखा, हाथ जोड़ के वो सत्ता पक्ष जो विपक्ष शिवा साहब, नहीं मोहम्मद अब्दुल्ला जी थे, नाम बता दें, मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके, वो बहुत जोर से हंसे, मतलब रात का समय है, 2:30 बजे, 1:30 पौने 2 की बात है, वोटिंग शुरू होने वाली है, इतनी जोर से हंसे कि पूरे गलियारे में, कॉरिडोर में आवाज गूंज गई। सर डिवीजन मांगने का मतलब है कि एक डिवीजन आधा घंटा, यानी कि अगर 2 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी होनी है तो वो 3:30 तक चली गई। तो जैसे ही बोला कि सर मत मांगना, तो उसके बाद वो हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं हम सारे अपने अमेंडमेंट्स को क्लब कर रहे हैं, यानी कि अगर राज्यसभा में कम से कम ये किया, राज्यसभा में ये किया, उसके बावजूद भी 14 घंटे की उसमें डिस्कशन के बाद लंबा खिंच गया मामला। उसमें पत्रकार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर क्यों खिंच गया राज्यसभा वाला ज्यादा लंबा, तो उसमें ये बोला गया कि थोड़ा स्पीड में जो चेयरपर्सन है वो थोड़ा स्लो मोशन में बोलते हैं, और स्पीकर साहब बहुत जल्दी बोलते हैं एंड पुट द क्लॉज टू वोट, आइज हैव इट योर्स, और वो बोलते हैं एंड लेट्स पुट द क्लॉज टू वोट। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ चेयरपर्सन एंड लोकसभा स्पीकर, चेयरमैन एंड लोकसभा स्पीकर, दोनों का बोलने का अंदाज एक फास्ट मोशन में बोल रहे थे, तो जल्दी जल्दी अमेंडमेंट आए जा रहे थे। एक बुलेट ट्रेन है और दूसरे जो है वो छुक गाड़ी जो है वो डिफरेंस वैसा ही है, इसमें बताऊं। लेकिन लोकसभा में सबको इतनी नींद आ रही थी कि गौरव गोगोई खड़े हुए ये बोलने के लिए कि मूव अमेंडमेंट था, वो हो गया आई एम स्टैंडिंग अप टू मूव द बिल, तो फिर वो एकदम कहते आई एम स्टैंडिंग अप टू मूव द अमेंडमेंट। और स्पीकर सर जो हैं वो अमेंडमेंट उनको बोलना था, स्पीकर सर कहते हैं नाउ 44 वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल, और सब ऐसे देख रहे हैं, फिर उनको भी रियलाइज हुआ कि नहीं कहते नो नाउ वी आर वोटिंग फॉर द अमेंडमेंट नाउ, फिर वो नंबर पे आए। एक बार ये हुआ, दूसरी बार 44 अमेंडमेंट्स थे, वो 20 पे पहुंच गए थे, फिर वो 20 के बाद 21 आना था, वो पहुंच गए 11, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 11, फिर सबने बोला सर नो यस नो नॉट 11 यस नाउ 21। तो मतलब ये हालत थी कि जब खड़े भी हो रहे थे सांसद तो वो कंफ्यूज हो जा रहे थे कि अमेंडमेंट है कि बिल है। ये 2-3 बार स्पीकर सर की तरफ से भी, बिकॉज बहुत उसकी बात है, हम जहाँ अब इतने सारे कॉरिडोर्स हैं वहाँ तो हम जिन मंत्रियों के रूम में बैठे हैं, तो जैसे हुआ डिवीजन तो हम पत्रकार थोड़ा 5 मिनट और 5 मिनट फिर ऐसे एक आंख से हम देख रहे हैं कि हाँ अच्छा अभी ये हुआ, फिर हम उड़ गए हाँ। इसके अंदर पहली रात को जब लोकसभा में हो गया, बिल पास हो गया, तो उसके बाद उसके बाद की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है, पहले इसका इनकी बात खत्म होने दे, फिर जितेंद्र भाई से पूछेंगे। महुआ मोइत्रा निकली मार। अच्छा यही वाली कहानी। अरे दोनों को ये कहानी
नहीं, दोनों एक ही फिर जगह खड़े हुए। ये पीयूष एक लड़ाई झगड़े की कहानी बाद में बताएगा जो वक्त से थोड़ी आगे है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो महुआ बताइए। मोहित्रा जब निकली फिर तो मैं- उसके बाद की तो मैंने उनसे पूछा महुआ से, तो अच्छा ज़्यादातर सांसदों को कहता है रात को अब सुबह 4 बज रहे हैं, चिड़िया चहक रही हैं, तो उनको लगता है अलग अलग क्यों इंटरव्यू देंगे, एक ही में दे देंगे। उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू तो हो गया भैया, अंदर लोकसभा में हो गया। तो मेरा बड़ा सवाल था कि खाना खाई कि नहीं खाई। तो मैंने पूछा कूपन मिलता है ना। अब बट वो कूपन में खाना कैसा है, अब ये तो ज्यादातर सांसद तो घर जाके खा के आए वापस। कूपन मीडिया पर्संस के नहीं नहीं, सांसदों को खाना मिलता है। मिलता है। तो मैंने उनसे पूछा ना, डिड यू ईट? तो कहती हैं आई हैड वेरी बैड फूड। मैंने बोला है? कहती हैं या यू नो आई ओनली हैड टू ईट गुड डे बिस्किट्स। तो कई सारे खाना नहीं लाई थी नहीं क्या? वो खाना नहीं लाई थी और इतना टाइम नहीं था कि वो घर जाके खाना खा के वापस आ सके। तो ऐसी भी कहानियां हैं कि कई सारे सांसद बेचारा अटरम शटरम खा के उस दिन सुबह 4 बजे तक किए हैं। क्योंकि विप तो में वैसे ही आपको उसी टाइम में ऐश्वर्या की ड्रेस की सराहना किया था। उन्होंने कहा नाइस ये कट कर दिया ऐश्वर्या। नाइस ड्रेस उन्होंने बोला था। मैं पीछे खड़ा हुआ था हाँ। क्योंकि मैं सीक्रेट रिपोर्ट हर एक नजर जो बनी रहती ये सुनता रहता हूं। उसी जगह एक सीक्रेट रिपोर्ट ये हुआ कि सीक्रेट रिपोर्ट जरूरी है। हाँ, मकर द्वार से उतर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, वो भी आ रहे हैं, जगदम्बिका पाल जी। उन्होंने उनको मतलब ऐसे बात बोल दी, बोले कि ऐसा है कि आपने पूरे देश के मुसलमानों का नुकसान किया है और मैं आपको डुमरियागंज में आकर के हराऊंगा और वहीं आपके खिलाफ सारे मुसलमानों को भड़काऊंगा, ये करूंगा। तो वो कहते अरे अरे नहीं ऐसे नहीं, आप तो लालगंज में वहाँ आजमगढ़ में हो, ये सब करके ऐसे कर रहे थे। लेकिन वो भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए, बोले कि मतलब उनका अलग स्टाइल है, लोगों को किस तरीके से बात करना है वो करना। धर्मेंद्र यादव जी का भी अपना अलग स्टाइल अलग है ना, स्टाइल है, देखिए। लेकिन उन्होंने वही मुस्कुराते हुए हाँ। अलग टोन में बोला कि आपने देश के मुसलमानों का नुकसान किया है, मैं आपको डुमरियागंज में आके हराऊंगा। तो ये इंटरेस्टिंग उस टाइम का था जब लोग अपना बिल पास करा के निकल रहे सरकार थे। के लोग निकल रहे थे, जो विपक्ष के लोग हैं वो निकल रहे थे। तो एक दूसरे से इस तरीके की बातचीत, और ये तभी सुनाई पड़ता है जब आसपास खड़े रहिए सांसदों के बगल में। ये जितेन भाई बोलते कुछ नहीं है, बस सुनते रहते हैं। इनका तो मेरा इसमें एक थ्योरी है कि भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है इसीलिए 2 कान दिए हैं और मुंह 1 दिया है। आप सुने ज़्यादा, बोले कम। इससे पहले एक रात की आप बात करें, बस एक छोटी बात बताऊंगी। हाँ, तो वोटिंग के 2 दिन हुए थे। बीजेपी कितना कॉन्फिडेंट थी ये मैं आपको बताती हूँ। तो होम मिनिस्टर जब निकलते हैं, और वो कभी भी निकल सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक भी वो रहे हैं पार्लियामेंट में। पुराने पार्लियामेंट में तो बहुत ज़्यादा रहते थे। जब वो निकलते हैं तो हम रिपोर्टर्स की कोशिश ये रहती है कि भाई या तो हम उनके कमरे के बाहर रहें, क्योंकि आपको उनसे ऐसे बात करने का जो टाइम मिलेगा, भाई ही इज द होम मिनिस्टर, तो आपको उतना ही टाइम मिलता है कि वो 50 मीटर उनके कमरे से वहाँ तक, फिर वही मकर की जो 12 सीढ़ियाँ फेमस सीढ़ियाँ हैं वहाँ से उतर के उनकी गाड़ी तक। बाई चांस 2 रात ऐसी हुई कि मैं और एक और कोई रिपोर्टर, बस हम ही लोग थे। ठीक है। अब हम वेट कर रहे हैं, तो HM उतर के आए, 3 रिपोर्टर थे हम। तो वो जब उतर के आए लास्ट सीढ़ी पे उन्होंने हमें देखा, तो कहते हैं अरे भाई घेर के क्यों खड़े हो? तो हमने कहा सर अब तो वफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो कहते 2 दिन बहुत मज़ा आएगा, ये बोले और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो तैयार थे, बीजेपी और वो मानसिक तौर पे तैयार थे कि अब 2 दिन में। और जब लोकसभा से बिल पारित हुआ, तुरंत मणिपुर का जो मुद्दा है वो लेके सरकार आ गई। बिल अभी पास जरूर ये कहते हैं सर, लोकसभा स्पीकर की तरफ देखते, सर रात के 2 बज गए सर, आप चाहते इस पर डिस्कशन में बोलूं? और लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं जरूर जी आपको बोलना है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर वो तो मैं बोलूंगा ही, रात के 2 बजे सर, 2 बजे याद दिलाए सर, 2 बज गए, हाउस एडजस्ट करिए। सबको लग रहा था कि पोस्टपोन कर दिया जाए, पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन अपने ये दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये क्या है डिवीजन और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हाउस के अंदर, कि ये वैसा टाइप है कि एक लेक्चर जो 1 घंटे का हो कॉलेज में, वो असल में हो गया 2 घंटे का, शायद 3 घंटे का, शायद 3 घंटे का, लेकिन 12 घंटे का। बाकी सब जाना चाह रहे हैं। आगे के बेंच में बैठे हुए 3 पढ़ाकू बच्चे जो घर जाना तो चाहते हैं, लेकिन टीचर के पास अपना नंबर बनाना और क्वेरी कंप्लीट करना, तो बार बार हाथ उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो हाउस में जैसे लोकसभा में NK प्रेमचंद्रन, हाँ, इनके प्रेमचंद्र गौरव सही। गौरव गोगोई, हाँ,
और इमरान मसूद के अमेंडमेंट्स पे कल्याण बैनर्जी जो पूरे जेपीसी में भागते दौड़ते रहे, हंगामा करते रहे, उन्होंने बकायदा हाथ जोड़ दिया था कि कितने अमेंडमेंट्स लेके आए हो। और राज्यसभा में ऐसे ही जॉन ब्रिटास को लेके तो इनफैक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को तारीफ करनी पड़ गई थी कि ये जो आप स्मार्टली ये जो खेल कर रहे हैं कि अंग्रेजी में बोलते हैं, जो आपको इस हाउस को बताना है, मलयाली में बोलते हैं, जो केरल को बताना है, केरल हाउस को बताना है जो। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि एनके प्रेमचंद्रन जी हो या जॉन ब्रिटास हो, दे आर वेल रेड। यस, उनको एक एक क्लॉज, एक एक रूल के बारे में पता है। उनको मालूम है सरकार को कब, कहां, किस समय, किस चीज पर घेरना है। स्टूडियस बच्चे हैं सबसे ज्यादा। ए राजा ऑफ द डीएमके, उनकी स्पीच भी अच्छी थी। टेक्निकली जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे जो सरकार को घेरने की कोशिश की, जबरदस्त। ए राजा की स्पीच, गौरव गोगोई, ए राजा और असद ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, विपक्ष की अगर स्पीच आपको लोकसभा में सुननी है तो ये तीन बहुत जबरदस्त। आपको कौन सी स्पीच अच्छी लगी? गृह मंत्री अमित शाह की, जो लोकसभा में उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है, वक्फ को लेकर ये कहा जा रहा है कि देश के मुसलमान इस बिल को मानेंगे नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे नहीं मानोगे भाई, देश का कानून है, सबको मानना होगा। तो मतलब द काइंड ऑफ एग्रेसिव नेचर उनका है वहां पर, जिस तरह से वो एग्रेसिवली बोलते हैं, और लगता है कि वाकई जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। आपको किसकी स्पीच बढ़िया लगी? ऐसे ही स्पीच तो खैर सभी नेताओं की अच्छी लगती है हमको, सब अच्छा बोलते हैं। नहीं, लोकसभा बेटर लगी कि राज्यसभा में आपको वक्ता बेटर लगे? कहाँ क्या? लोकसभा में ज्यादा अच्छा लगा। लोकसभा में? हाँ। लेकिन उसी टाइम में जब बिल पास हुआ वो निकले, असदुद्दीन ओवैसी की बात चल रही थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई। सारे जर्नलिस्ट खड़े हुए थे, उन्होंने कहा मैं बाइट वाइट नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए वहाँ से निकले, बाइट नहीं दूंगा। लेकिन सब लोग खड़े हुए थे, बोले अरे जगदम्बिका पाल बहुत ही एग्रेशन में बोल रहे थे आज। हाँ, पाल साहब को क्या हो गया था? तो उन्होंने कहा कि फिर बोला उन्होंने ऐसे ही, मतलब कि मजाकिया तौर पे मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनना है इनको कैबिनेट मंत्री बनना है, इसलिए ज़्यादा इस तरीके से वो कर रहे हैं। तो हमने फिर ये बात बताई, दूसरे पक्ष को भी ये बात हमने पूछा, भाई ये चर्चा चल रही थी, सारे जर्नलिस्ट खड़े हुए थे, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं थी उनको। वो बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि अरे ये बात हमारे बारे में ओवैसी जी ने बोल दिया कि कैबिनेट मंत्री बनेंगे, बहुत बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। इसी में मैं ऐड करूंगी, 2014 में इसी में मैं ऐड करूंगी जो पॉइंट ये कह रहे हैं कि एक कल्चरल मिनिस्ट्री का एक इवेंट था, कल ही था शायद, तो मंत्री जी तो थे ही, एमओएस कल्चर संजय सेठ साहब और गिरिराज सिंह जी भी आए हुए थे। तो वो कह रहे थे कि सब अग्री कर रहे थे कि पाल साहब ने अच्छा फिनिशिंग शॉट मारा, मतलब राइट ऑफ बिफोर रिजिजू साहब कंक्लूड करते, बढ़िया उनका था। तो गिरिराज जी बोले कि हम तो बोल ही रहे थे, अब बोले दो, अब पाल साहब बोलेंगे, पाल साहब बोलेंगे। तो पाल साहब ने बाद में बोला, क्या आप इतना एनर्जी कैसा आपको हो गया था, क्या हो गया था? कहता अरे हमें दिमाग में था 7 ही मिनट बचा है, तो उसी में पूरी सारी बात कह दो। तो पूरा गिरिराज जी जो ना पूरा एक्टिंग करके बता रहे थे। पर किसी को वो कहानी पता है कि जब कैमरा माइक म्यूट हुआ था और लोकसभा में एकदम से आपने देखा कि सारे जो विपक्ष के नेता वो क्यों खड़े हो गए? किसी को बताइए। देखिए, जो मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ सूत्रों से बात की, तो उनका ये कहना वोटिंग के समय वोटिंग शुरू होने ही वाली है और माइक म्यूट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऑफ रिकॉर्ड बातें भी करते हैं स्पीकर, कुछ जानकारी लेते हैं, पीछे स्टाफ होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं, अमेंडमेंट्स मूव करने की बात उस वक्त चल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो गई थी, लेकिन उसके ठीक बाद अमेंडमेंट्स जो है वो करवा रहे हैं। तो उसी वक्त क्या हुआ कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ बीजेपी के सांसद जो वोटिंग शुरू होने से पहले बाहर चले गए थे, और लॉबी क्लियर एक वो होता है, टर्म होता है लॉबी क्लियर का मतलब है कि सब दरवाजे बंद, ना कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर जा सकता है संसद के अंदर। तो लॉबी क्लियर अनाउंस कर दिया था। उस लॉबी क्लियर के दौरान और म्यूट होने से अनम्यूट होने के बीच में 15-20 मिनट का वो समय था, वोटिंग उस 15-20 मिनट के बाद होने वाली थी। तो कुछ बीजेपी के सांसद और कुछ मंत्री ये आरोप लगाए विपक्ष ने कि कुछ सांसद और मंत्री जो है बाहर चले गए थे और उनको म्यूट करा के आवाज जो है उनको सदन के अंदर एंट्री दी गई।
लेकिन उसमें लोकसभा स्पीकर ने साफ कहा कि वो लोग वॉशरूम गए थे और वॉशरूम जो है वो सदन के अंदर ही बना हुआ है। तो उन्होंने साफ क्लियर बात अपनी रखी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बाहर गए थे। क्या होता है, फ्लोर ऑफ द हाउस होता है और साथ में कुछ पेरिफेरीज होती है। ये नेचर्स कॉल की भी बात इतनी सीरियसली बताएगा पीयूष, तो कैसे? लेकिन पाल साहब की बात हम कर रहे थे, मैं बस एक चीज नहीं, मैं इसमें तुम्हें कहानी पूरी नहीं मालूम है। उसमें एक कहानी एडिशन ये है कि उसमें राहुल गांधी अपनी सीट पे खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह बाहर जा रहे हैं। तो वो ये मुझे बीजेपी के ही मंत्री ने अपना वर्जन बताया, गिरिराज जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी खड़े हो गए और वो वहां पे बोलने लगे, ओह दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, वेयर दे आर गोइंग, वेयर दे आर गोइंग। ऐसे गिरिराज जी एक्टिंग करके बता रहे कि राहुल गांधी खड़े हो गए और जैसे राहुल गांधी पहले तो केसी बोले वेयर वेयर, तो गिरिराज जी बोल रहे हैं और फिर उसके बाद वो राहुल गांधी खड़े हो गए कि वेयर दे हैव गॉन, वेयर दे हैव गॉन। तो गिरिराज जी बोले मैं पीछे से बोल रहा हूँ कि तुम भी तो पीछे मुड़ के देखो, वो भी तो गए हैं, इमरान मसूद और गौरव गोगोई भी तो आ रहे हैं, सिर्फ हमारे नहीं गए हैं, तुम्हारे भी गए हैं, पर राहुल गांधी सुने कहाँ। तो कहते हैं भाई नेचर्स कॉल किसी की भी हो सकती है, तो हमारे गए थे तो राहुल गांधी की भी तो गए थे। तो ये कहानी थी। ये उस समय जब म्यूट था, जब सारे खड़े हो गए थे तो राहुल गांधी कंप्लेन कर रहे थे कि ये लोग स्पीकर से मिलने के लिए गए, पर ऐसा था नहीं। मतलब नेचर्स कॉल था, वो स्पीकर्स कॉल नहीं था, वो नेचर्स कॉल था। लेकिन इसमें आप वो थिन लाइन भी देखिए कि नंबर्स कितने ज्यादा अब इम्पोर्टेंट होंगे जब भी इस तरह का बिल जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में, जहां पे आइडियोलॉजिकल वॉर है, कट टू कट, या बड़े कास्ट ब्लॉक का मसला है, एन फैक्टर और जो कंफर्ट जोन है वो हिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए एक कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा विपक्ष को रिफ्लेक्ट कर रहा था वक्त में। वो एक सांसद सीनियर बोल रहे थे यही कि हमको तो पता था कि हम थोड़े ना वक्त जीतेंगे, लेकिन हमको नंबर दिखाना था कि कैसे क्या 300 वाले कांटे के ऊपर रहेंगे कि 300 के नीचे आएंगे। तो 300 288 होते ही कॉन्फिडेंस देखिए कैसे विपक्ष का बढ़ गया था, जिसको मुझे लगता है बीजेपी ने सेटल भी कर दिया कि 125 के बजाय 128 का नंबर राज्यसभा में ले गए वो। तो नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नेचर्स कॉल भी अगर कोई जा रहा है सदन में वोटिंग के समय तो नंबर कम ज्यादा ना हो जाए नेचर्स कॉल में। इन सब के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो दर्शकों को जानने की जरूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग। प्रियंका चतुर्वेदी और कंगना रनौत फिनिशिंग दोनों फिनिशिंग नोट्स कर रहे हैं और इनका फिनिशिंग नोट देखिए झगड़े से फिनिश कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी बहुत अच्छा बोलती हैं, अच्छी वक्ता है, साथ साथ वो शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद है। और जैसे हम लोग मकर द्वार की चर्चा पिछले काफी समय से कर रहे हैं, तो मकर द्वार वो द्वार है जिस द्वार के बाहर सारे सांसदों से हम लोग इंटरव्यू उनका वहीं पर करते हैं, सबसे हम वहीं पर ही बात करते हैं। वक्फ बिल आने से 3 दिन पहले हम प्रियंका चतुर्वेदी जी का इंटरव्यू कर रहे थे। तो जैसे मैंने बताया कि सभी पत्रकार होते हैं, अलग अलग चैनल्स के पत्रकार होते हैं, तो बारी बारी करके नंबर आता है। जिसने पहले सेल्फी स्टिक खोल ली और जिसने पहले कैमरा फिक्स कर दिया उसका नंबर पहले। पीयूष का एक गैंग है तो इसलिए ये लोग सारे लोग अपने टर्न्स लेते रहते हैं। हाँ पीयूष, फिर तो जिसने सेल्फी स्टिक खोल के पहले कर लिया तो उसका नंबर पहले, फिर उसके बाद लोग लाइन में लग जाते हैं कि हम करेंगे। दिन के 1:30 से 2 बज रहे होंगे, लंच का समय, जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि लंच का समय होता है, सभी सांसद निकलते हैं। 1:30 से 2 बज रहे होंगे और प्रियंका चतुर्वेदी एक चैनल को इंटरव्यू दे रही थी। मैं ठीक पीछे खड़े होकर एक दूसरी सांसद महोदय हैं रेखा शर्मा, उनका इंटरव्यू कर रहा था। जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ मैं अपना सेल्फी स्टिक को प्राप्त कर रहा था और उसको बंद करके जेब में डालने वाला था, तो देखा कि एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी इंटरव्यू कर रही है, पीछे 12 सीढ़ियां हैं, पीछे 12 सीढ़ियों से कंगना रनौत उतरती हुई आ रही है। अब कंगना रनौत जैसे ही आती हैं तो जो विजिटर्स आए होते हैं, जो कुछ सिक्योरिटी वाले भी होते हैं और कुछ लोगों को ये होता है कि जैसी कंगना आए बॉलीवुड एक्टर्स उनके साथ एक फोटो खींच ली जाए। तो उस वक्त हल्की फुल्की भीड़ थी, भीड़ के 2 कारण थे। फोटो के चक्कर में रह जाते, हाँ फोटो खिंचवाने के चक्कर में रह जाते हैं। भीड़ के 2 कारण थे, एक कारण ये कि लंच हुआ था, सभी सांसद निकल रहे थे, उनकी गाड़ियाँ आ रही थी तो वहाँ भीड़ हो जाती है। दूसरा, विजिटर्स आए होते हैं और वो सांसदों से मिलकर अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन कंगना के साथ सबको फोटो खिंचानी है। प्रियंका चतुर्वेदी एक हम लोगों का एक दायरा है, उसके पहले ही हम लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर खड़े होकर इंटरव्यू दे रही है। कंगना आई, जैसी पास आई, प्रियंका चतुर्वेदी इधर है, कंगना इधर आई, और जब उनके साथ सामने पीछे से निकल रही है, जगह उतनी है, पीछे से जैसी निकल रही है
तो आसपास के लोग जितने हैं सबके सब जो है वो एकदम से धक्का मुक्की हो जाती है कि कंगना के साथ फोटो खिंचाने, कंगना के साथ फोटो वहां खिंचाने। पहुंच जाते हैं क्या? नहीं, प्रियंका इंटरव्यू दे रही है हाँ। और कंगना पीछे से निकल रही है, धक्का मुक्की में ही एक धक्का जोर का प्रियंका चतुर्वेदी को लग जाता है और जैसे ही धक्का लगता है प्रियंका को पीछे मुड़ती है। अब तक आज तक ऐसा नहीं हुआ था प्रियंका ने, चतुर्वेदी जी ने इस तरह से कभी किसी के ऊपर चिल्लाया हो या कुछ किया। वो बहुत, उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्यार से बात करती हैं और सारे अच्छे फनी जोक्स जो है वो क्रैक करती हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी पीछे मुड़ी और पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा कि कंगना की वजह से धक्का लगा है। वो इतनी जोर के चिल्लाई कि तुम लोग क्या समझते हो कि एक हीरोइन आ गई और एक एक्ट्रेस आ गई, उसका फोटो खिंचानी है, दूसरे आदमी तुम्हें दिखाई नहीं दे ये रहे। भी बोल दिया? बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो इतना जोर से उन्होंने चिल्लाया कि सब कुछ शांत। भाई जो साहब। शोर था एकदम पहले 5 सेकंड पहले शोर हो रहा था, सब लोगों का सब शांत और सब प्रियंका चतुर्वेदी जी की तरफ लगे देखने के लिए। और कंगना? नाराज हो गई। और कंगना जी कंगना को कोई मतलब नहीं। कंगना उतरी, अपनी 12 सीढ़ी क्रॉस की, 10 मीटर सामान, वो 10 मीटर वो कदम चली, अपनी गाड़ी में चली गई। ऑडी में वो ऑडी आती है और आपको और प्रियंका चतुर्वेदी और पत्रकारों को छोड़ के छोड़ के, और प्रियंका चतुर्वेदी जो सबको डांट रही है, सिक्योरिटी आ गई, सब एक किसी के ऊपर जिसने धक्का दिया था उनको पकड़ लिया, फिर बाद में हुआ, बाद में चीजें सॉर्ट हो गई। लेकिन किस तरह से माफीनामा दिया आप लोगों ने? माफीनामा मैंने दिया। सुना कि सारे पत्रकारों ने भी, हम लोग ने अपोलोजाइज किया कि मैम सॉरी, भीड़ ज्यादा उस वक्त हो गई थी। कंगना क्या है कि वो जब आती भी है तो बहुत जोर से चल के सीधे ऊपर चली जाती है, अंदर चली जाती है, और जब जाती भी है वो किसी की तरफ नहीं देखती है। यही कुछ 2-3 नेताओं की प्रॉब्लम है। मैं सेल्फी लेके घूमती भी रहती हूँ, मैम मैम करती हूँ, तो कंगना इधर देखती है फिर उधर देखती है कि जैसे हम खड़े ही नहीं है। मतलब आप महिलाओं की तरफ वो देखती लेती है, लेकिन हम जैसे ही पास में जाते हैं उनसे बाइट करने के लिए सीधे भागती है। लेकिन कंगना रनौत आजकल एक नेता की बहुत सुन रही हैं और बहुत अच्छा नहीं इनको पता। अब देखिए, आप बताइए। उसमें क्या, खबरी रिपोर्टर। जब वहां से सीढ़ी से उतरती हैं, जगदम्बिका पाल जी अगर दिख गए, उन्होंने जिस दिन कहा, 3-4 दिन मैंने ये देखा, जिस दिन उन्होंने कहा उस दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया, बाइट दिया। सीढ़ी से उतर रही, जगदम्बिका पाल जी ने बोला कि आप आगे जाइए, आप आगे जाइए, उन्होंने आकर के इंटरव्यू दिया। अभी जिस दिन ये हुआ, बिल पास हुआ, उस दिन भी वो बगल से निकल रही थी, पाल साहब ने बोला कि अरे आप इंटरव्यू दीजिए, तो इंटरव्यू दे दिया। तो आजकल जेपीसी चेयरमैन की चल भी रही है, तो सरकार में तो लोग, सरकार में जो है लोग खूब उनकी मान रहे हैं। भाई जेपी नड्डा ने राज्यसभा में 5 बार नाम लिया उनका, पाल साहब। हाँ, जगदम्बिका पाल जी, हमारे जगदम्बिका पाल जी, तो उन्होंने मतलब ये तो अभी नेताओं में वो किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं, सबका चल रहा है। चलिए क्लोजिंग रिमार्क करते हैं, क्योंकि अगली ये बाकी की जो चर्चा है, ऐश्वर्या कुछ कहना भी चाह रही है तो अपने क्लोजिंग रिमार्क में आप कर लीजिएगा, तो फिर बाकी एपिसोड्स में हम लोग चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग के पास तो पूरी खबरों का पिटारा खजाना। तो ऐश्वर्या, क्या क्लोजिंग रिमार्क आपको क्या लगता है? क्लोजिंग रिमार्क बिग टेकअवे क्या है? बिग टेकअवे, उससे पहले एक प्री क्लोजिंग रिमार्क, क्योंकि बात इन्होंने पीयूष ने जो सुनाई कि प्रियंका चतुर्वेदी और कंगना रनौत का ये हुआ। कल्याण बनर्जी की हमने इतनी बात करी है। एक फोटो है, अगर आप लोगों ने देखा है, एक तरफ खड़ी है ऐसे मुंह करके प्रियंका गांधी, इधर खड़ी है कंगना रनौत, और पीछे से फोटो क्योंकि ली है पीटीआई ने, और इधर है कल्याण बनर्जी, और मुस्कुरा रहे हैं। आपको रियलाइज होगा, प्रियंका मुस्कुरा रही है, कंगना मुस्कुरा रही है। उसमें बोला क्या कल्याण बनर्जी ने? कल्याण बनर्जी दिल के बहुत साफ है, जो आता है वो बोल देते हैं। ये ऊपर जा रहे थे वही 12 सीढ़ियों से, इधर से प्रियंका गांधी आ रही थी, इधर से कंगना रनौत आ रही थी। तो ये प्रियंका गांधी की तरफ देख के ये बोले कल्याण बनर्जी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल प्रियंका जी, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो प्रियंका गांधी जो है वो थोड़ा, अच्छा कपड़े देखिए, प्रियंका गांधी बहुत अच्छे पहनती है। तो ये प्रियंका गांधी को 30 सेकंड लगे समझने में कि बोल के रही, कहती नहीं नहीं कल्याण जी थैंक यू, बट ये जो है वो टर्न करती है कंगना रनौत की तरफ, कहती है कि भाई जो बोली है वो वो डायरेक्ट कर तो दो। उन्होंने बोला कि थैंक यू, बट शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज द पीपल लुक एट टू हर। तो कल्याण बनर्जी, यू आल्सो कंगना जी, यू आल्सो कंगना जी। ये कल्याण बनर्जी। मेरे लिए टेक अवे गांधी फैमिली से है। राहुल गांधी जी की गाड़ी रुकी, रूट लगा हुआ था, तो मैं, जो रिपोर्टर्स का रहता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, तो मैं भागी उनकी गाड़ी की तरफ। वो कुछ पढ़ रहे थे, तो मैंने नॉक किया और मैंने उनको बोला कि मिस्टर गांधी वफ, नो आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं बोला ओके, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, वो मैं गाड़ी के मतलब कुछ हो जाता, वो मैं थक्का लगता कुछ होता, मैंने बोला ठीक है चलो ओके। तो ये तो है राहुल गांधी जिन्होंने क्लियर किया। शार्दुल गेट पे हम खड़े हैं,
रात को 1:15 हो चुका है और वो गाड़ी आती है सोनिया गांधी की। तो सोनिया गांधी वॉज सो क्लियर एंड द एस्ट्यूट पॉलिटिशियन दैट शी इज, वो आई 1:30 बजे आई, उस एज में वोट करने के लिए आई। आपका टेक अवे जितेंद्र? हमारा तो यही है कि हम तो नजर रखते हैं सबके ऊपर। सब पर राहुल नजर रखते गांधी हैं। से और जो आप पर नजर नहीं। रखे हैं अरे वो तो वही बहुत वो है। राहुल गांधी तो खैर, अभी इस बीच में आपने राहुल गांधी का देखा चलने का स्टाइल, शायद नोटिस किया हो आपने, जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो एक ही डिफरेंट उसमें आ रहे हैं अभी। अंदाज अलग है, अंदाज अलग है, कपड़े और उन्होंने अभी वो जो कोरियन स्टाइल में पैंट जो अभी नया आया है वो उन्होंने निकाला है। और दूसरा ये है कि स्लीपर पहन के राहुल गांधी का स्टाइल ही अलग है। आज आ रहे हैं और बढ़िया पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। थोड़ा सा इस समय क्या हो गया कि वो पुष्पा वाली स्टाइल में, अब मैं ये देखिए नहीं, हल्का सा तो झुक के हाँ, ऐसे चल रहे हैं, क्या है ये मैंने निर्मा नोटिस सुपर किया है। और लेकिन इनकी नजर ये नोटिस किया मैंने, तो हमने कहा भाई दर्शकों को ये भी बताया जाए, लोग जाने क्या है ऐसा क्यों रहा, क्योंकि वीडियोस में सब लोग देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बार पूछने की भी कोशिश किया हमने, हेलो हाय नमस्ते। अच्छा, हाँ कौरी उधर एक तरफ सत्ता पक्ष अमित शाह राजनाथ सिंह इधर, उधर राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन का रूम है, तो उधर जा रहे थे, तो मैं भी वहीं खड़ा हुआ, तो मैंने कहा खड़े होके पूछ ही लेते हैं। तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। अब कोशिश करेंगे अगली बार, फिर ट्राई करता हूँ। फिर से ट्राई करिएगा। आपको भी खरीदना होगा तो वैसे ही आप खरीद सकते हैं। नहीं लिया, कोरिया से लिया लिया उसका वीडियो भी मैंने फेसबुक खरीदने के लिए नहीं, उस पर एक रील बनाया है कोरियन वो शर्ट, और वो एक वीडियो है, आपको शेयर करूंगा, उसको देखिएगा जरूर। अच्छा बिल्कुल। और आपका क्या टेक अवे है? मेरा टेक अवे ये है कि मोदी सरकार के जो नेता हैं, पहले तो ये रात के 12-1 बजे तक मीटिंग्स करके राजनीतिक मीटिंग्स करते थे, लेकिन जहाँ तक सरकार की बात आ जाती है तो सुबह 5 बजे तक भी काम कर सकते हैं। और ये देखिए लोकसभा 2 बजे तो बिल हुआ पास हुआ और 3:30 बजे तक मणिपुर पे चर्चा हुई। राज्यसभा में 3:30 बजे बिल पास होता है और लगभग 4:30-5 बजे तक जो है मणिपुर पे चर्चा होती है। यानी काम करना है तो टाइम लिमिट कुछ नहीं है, चाहे रात कितनी हो जाए। मतलब न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा। लेकिन मेरे लिए टेक अवे ये इसके बाद हम लोग सोएंगे जाके। टेक अवे मेरे लिए ये है कि जब जेपीसी बना तो 2 महीने सरकार बैकफुट पे, एकदम विपक्ष ने चोक कर दिया था। 2024 में सारी स्ट्रैटेजी विपक्ष की जबरदस्त स्पॉट ऑन जाके लग रही थी। और फिर जो आप कह रहे थे वक्फपाल, वहां से खेल जो बदलना शुरू हुआ, स्टेक होल्डर्स का आना, विंटर सेशन तक जेपीसी में विपक्ष एकदम जो है फेल होता हुआ दिखा। और जब तारीख बदली है 2024 से 25, तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। इम्पैक्ट जो एकदम अलग है। बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि नहीं, उस पर फिर ऑफेयर में हम लोग अगली बार बात करेंगे। बिल्कुल। इसमें ना, और लेकिन ये मौसमी जो ये है कह रहे हैं ना, इसमें एक चीज जो और हुई है, जो चेंज आप कह रहे हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी का भारी बहुमत से ये स्टेट इलेक्शंस जीत रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोकसभा के Confidence, बाद बिल्कुल। थोड़ा सा, अब लोग ये बात माने चाहे ना माने, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे बीजेपी आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो स्पेट ऑफ इलेक्शंस हैं, 27 साल बाद आप दिल्ली जीते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो डोज जो लगता है, वो पूरी पार्टी को अब डोज लगता है। चलिए इसकी चर्चा हम लोग अपने अगले एपिसोड में कर लेंगे। इस एपिसोड में आपने पूरी तरह से समझा, वक्फ की इनसाइड स्टोरी हमने बताई। आप कमेंट्स करिएगा, बताइएगा हमें कि आपको अगले एपिसोड किस मुद्दे पर चाहिए, चर्चा करिएगा। और फिर हम लोग फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि हम अभी अपने पाँव के छाले नहीं देख रहे हैं। अभी तो यारों सफ़र की इब्तिदा है। तो एजाज रहमानी साहब के शेर के साथ हम कहते हैं अलविदा, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इन खबरी रिपोर्टर्स के साथ, कंप्लीटली ऑफ एयर ऑफ रिकॉर्ड।